लास्ट लेक्चर में आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, उसमें प्लॉट डिस्कस कर रहे थे। आपको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन डिस्कस हो गया था। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये आपको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में भी डिस्कस किया हुआ है। आपको काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन से भी कंफर्म है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, तो कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। और ये काइनेटिक एनर्जी किस वैल्यू पे कांस्टेंट होगा वो डिपेंड करेगा किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के वर्क फंक्शन पे। तो न्यू कांस्टेंट ले रहे हैं, न्यू और फाई की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू स्पेसिफाई होगा, और दैट वैल्यू अगर इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट प्लॉट म्यूट कर दो सर आप सबको। फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। आपको लास्ट लेक्चर में फोटो करंट मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए मैंने डायग्राम डिस्कस किया था। दैट डायग्राम को अगर आप रेफरेंस लेंगे, जिस पर्टिकुलर मटेरियल का आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करना है, जिससे आपको कंफर्म करना है कि इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हुए या नहीं, दैट पर्टिकुलर मटेरियल पे, दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे आप फोटोन इंसिडेंट करेंगे, दैट पर्टिकुलर फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे। अगर सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो आउटर में इजेक्ट हो जाएंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वी नोटेशन हम ले रहे हैं, सिंगल पोटेंशियल वैल्यू नहीं है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए पॉजिटिव कंसीडर किया। जैसे आप स्लाइटली पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस इस इलेक्ट्रोड को प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे आप रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो इस इलेक्ट्रोड की टुवर्ड्स अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करेंगे तो जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर सरफेस पे इजेक्ट हुए हैं वो ऑल इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे किसी पर्टिकुलर टाइम में आपके ऑब्जर्व हो जाएंगे। और जब ऑब्जर्व होंगे और फिर से आप पोटेंशियल की वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं यूनिट टाइम में वो डिपेंड करेगा कि कितने फोटॉन्स आप इंसिडेंट कर रहे हैं। अगर आप इंटेंसिटी को फिक्स कर दें, इंटेंसिटी फिक्स होने का मीनिंग क्या है कि आप न्यू भी फिक्स सेपरेटली कर रहे हैं और फिर इंटेंसिटी भी फिक्स कर रहे हैं। तो इंटेंसिटी फिक्स होने का मीनिंग क्या है कि पर यूनिट टाइम में यूनिट एरिया पे जो फोटॉन्स इंसिडेंट कर रहे हैं वो कांस्टेंट होगा। अब अगर ये न्यू वैल्यू एच न्यू वैल्यू वर्क फंक्शन से ग्रेटर है तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोवाइड होगा फोटॉन से इलेक्ट्रॉन को वो इजेक्ट होने के लिए सफिशिएंट है, और सफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। अब इजेक्ट होने के बाद वो इस इलेक्ट्रोड पे आप उसको डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही पोटेंशियल स्लाइटली पॉजिटिव होगा, अगर ये डिस्टेंस को यहाँ पे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए जो टाइम होगा अगर वो आप नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे 100 फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आप इंसिडेंट कर रहे हैं, तो ईच फोटॉन से वन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स यूनिट टाइम में इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे इजेक्ट होंगे, ऑब्जर्व होंगे, तो उनसे जो करंट बनेगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई करके करंट का कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। बट जैसे आप पोटेंशियल को पॉजिटिव साइड इंक्रीज करते जाएंगे और इंक्रीज करने से जो रेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन का जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा। और जो कांस्टेंट होगा, सर क्वेश्चन है कि सर ये हम कैसे कह सकते हैं कि जैसे 100 एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को मतलब इमिट करेगा, ऐसा कुछ लॉ है क्या सर? आज फर्स्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर अटेंड किया था? ये फर्स्ट लेक्चर है। अगर लास्ट लेक्चर अटेंड किया होता तो मैंने यहाँ पे हिंट किया है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या आपको कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको इफिशियंसी या कन्वर्जन रेट आपको दिया हो कि 2%, 5%, 20% फोटो इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस करेंगे। इस थ्योरी में आर्टिकल में यहाँ पे एजम्पशन लिया हुआ है कि 1-to-1 इंटरेक्शन है, इट मींस 100% कन्वर्जन रेट है, 1 फोटोन से 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो 100 फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर टाइम अगर आप इंसिडेंट कर रहे हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम में इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे इजेक्ट होंगे, उनसे करंट जो भी बनेगा वो आपको यहाँ पे करंट का कंडीशन फाइंड हो गया। फिर से आप पॉजिटिव साइड अगर पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो देयर इज नो चेंज इन द फोटो करंट, फोटो करंट सैचुरेट हो जाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। पॉजिटिव किसकी बात कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं पॉजिटिव। अब जब फोटो करंट सैचुरेट हो गया, अब आप इसका जस्ट अपोजिट इस पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी अब ये वैल्यू को डिक्रीज करते जा रहे हैं। जैसे डिक्रीज करेंगे एक कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस पर्टिकुलर जीरो पोटेंशियल डिफरेंस में कई बार सम स्टूडेंट्स को डाउट होता है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तब भी हो सकता है जब यहाँ पे कोई पोलैरिटी क्रिएट ना करें, बट दैट कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो इजेक्ट होंगे वो अपनी चॉइस से किधर भी मूव कर सकते हैं, तो वहां से तो नेट फोटो करंट जीरो बनेगा। बट मैं आपको यहाँ पे फिर से हिंट कर रहा हूँ कि ये एज सच यहाँ पे पोलैरिटी आपने प्रेजेंट किया है, बट आप पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव डिक्रीज करते जा रहे हैं। और जब डिक्रीज करेंगे तो एक वहां पे
these वैल्यूज में पोटेंशियल की these वैल्यूज में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो भी आएगा, बट दैट कंडीशन क्या है, ये सिंगल पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस पार्ट से अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से जब आप पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स यहाँ पे जीरो बनेगा, और फिर ये फोर्स जीरो होने पे जो इलेक्ट्रॉन्स जब पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो किया, जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे इस डायरेक्शन में, तो कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से इसी सेम डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे, और मूव करते जाएंगे तो इस इलेक्ट्रोड पे वो अप्रोच कर जाएंगे। सम इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे अप्रोच कर गए तो फोटो करंट जीरो नहीं बना, फोटो करंट नॉन जीरो आएगा, बट जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले हायर वैल्यू पोटेंशियल के लिए था, नॉन जीरो वैल्यू पोटेंशियल के लिए था, ऐसा हो सकता है कि सम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो जिनकी काइनेटिक एनर्जी लेस होगा, वो हो सकता है कि सम टाइम डिले वो ऑब्जर्व हो, तो इससे करंट में माइनर वेरिएशन तो होगा यहाँ पे, बट दैट वेरिएशन क्वेश्चन लास्ट में पूछ लीजिएगा। एक बार आप कह दीजिए कि ना क्वेश्चन लास्ट में पूछ लेंगे। मैं भी बोल रहा हूँ, हाँ जी मैं भी बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन सभी लेक्चर अटेंड कर लें पहले, जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए मैं आपसे बोलूंगा कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, या लेक्चर जब कंप्लीट हो जाए तब आप पूछिएगा। पहले अच्छे से जो बोल रहा हूँ, जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको जितना कंसंट्रेट होकर सुन सकते हैं एक बार सुन लीजिए, बहुत सारे डाउट्स आपके हट जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हिंट किया कि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो जब जीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से फोटो करंट जीरो नहीं होगा। सम इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पे जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उससे हो सकता है कि पहले जब 100 इलेक्ट्रॉन्स पर टाइम ऑब्जर्व हो रहे थे, पर सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व हो रहे थे, हो सकता है कि बार 95 मिले, तो करंट में माइनर वेरिएशन होगा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को आप अब नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे, ये पोलरिटी नेगेटिव होने का मीनिंग क्या है, पोलरिटी को आप चेंज करें, पोलरिटी चेंज होने से अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड की तरफ लेस काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये पोटेंशियल वैल्यू ईवी काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट बनेगा, जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से मैच करेगा वो इलेक्ट्रॉन स्टॉप होते जाएंगे। अब स्टॉप हो जाएंगे तो इस इलेक्ट्रोड पे ऑब्जर्व नहीं होंगे, और जब ऑब्जर्व नहीं होंगे तो उनका फोटो करंट में कंडीशन नहीं आएगा। इट मींस फोटो करंट अब डिक्रीज होगा, फोटो करंट डिक्रीज होता जाएगा। फिर से इस पोटेंशियल वी को, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, नेगेटिव की तरफ आप इसको फिर से डिक्रीज करने, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, और वी नेगेटिव होने से डिक्रीज कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फिर से अब की बार मान के चलिए पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V2 कर लिया नेगेटिव में, जिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस eV2 के इक्वल होगा, उससे लेस एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे, तो अब की बार हायर नंबर में इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड पे ऑब्जर्व नहीं होगा। इट मींस फोटो करंट और डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे जैसे इस पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव में चेंज करते जाएंगे, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा मिलेगा जिसपे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट जब ये एनर्जी बनेगा, वो ऑल इलेक्ट्रॉन्स से लेस एनर्जी के होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन से स्टॉप हो जाएंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन से स्टॉप होने से फोटो करंट जीरो बन जाएगा, और दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। Vs वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, जिसपे ऑल इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप हो जाएंगे, फोटो करंट में कोई कंडीशन नहीं आएगा, फोटो करंट जीरो बन जाएगा, तो दैट पोटेंशियल पे फोटो करंट जीरो बनेगा। सपोज दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs, और ये करंट का वेरिएशन आपको मैंने यहाँ पे शो कर दिया। बट ये जो डायग्राम है वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट इंटेंसिटी के लिए है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के लिए है, और ये पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आप स्टॉप कर रहे हैं तो नेगेटिव पोलरिटी का होगा इस इलेक्ट्रोड पे, बट जब स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू होगा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये चाहे तो कहीं नोट कर देंगे, जिससे आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या आपको हो सकता है प्लॉट दिया हो, तो यहाँ पे सपोज ये किसी इन दीज टू इलेक्ट्रोड के आपको बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर कहीं आपको ये करंट जीरो बनता, सपोज V इक्वल्स -5 वोल्ट पे, तो आपको ये आइडिया रहेगा यहाँ से कि -5 स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, ये 5 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको कंसीडर करना है। नेगेटिव जैसे आपको ये बता रहा है कि जिस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, उसके अनदर इलेक्ट्रोड को आपको लाइगेस्ट पोलरिटी क्रिएट करना है कि इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड दैट इलेक्ट्रोड रिपेल हों, जिससे दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे उनका कंडीशन ना आए। तो मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है या कुछ डिस्टर्बेंस है? क्लियर है सर, क्लियर है सर। कोई स्टूडेंट को उनके सिस्टम की तरफ कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही होगी। कोई स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि आवाज कट रही है। नहीं सर, आ रही है आवाज। ठीक, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, मैंने एक पर्टिकुलर प्लॉट आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब इसी में अनदर वेरिएशंस चेक करेंगे कि अगर हम इंटेंसिटी को वेरी कराएं या हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कराएं, तो इस पर्टिकुलर प्लॉट में क्या चेंजेस होंगे। सिमिलर प्लॉट है, बट अब की बार टू डिफरेंट इंटेंसिटीज पे, बोथ इंटेंसिटी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी I1 भी कांस्टेंट है, I2 भी कांस्टेंट है, बट बोथ इंटेंसिटी डिफरेंट है। I2 इज ग्रेटर देन I1, और फ्रीक्वेंसी सेम सिंगल फ्रीक्वेंसी न्यू कांस्टेंट ले रहे हैं बोथ इंटेंसिटी के लिए। तो न्यू कांस्टेंट है, I1 I2 डिफरेंट होने का रीजन क्या है कि बोथ में नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज है, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिफरेंट है। तो जो लास्ट प्लॉट मैंने किया है एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए, तो सेम प्लॉट आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब I2 वैल्यू हायर है, तो I2 वैल्यू हायर होने का मतलब यहाँ पे I1 के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ फोटॉन्स हायर है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स हायर होंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का कंडीशन हायर होगा, और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हायर होने से फोटो करंट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बट ये गैप कितना चेंज होगा यहाँ पे,
ये गैप क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने फोटॉन्स I1 के रेस्पेक्ट में I2 में हायर है। बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है सेम मटेरियल के लिए वो सेम रहेगा, और सेम होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू, जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट आपको हिंट किया था EVS, जो आप फाइंड करेंगे h न्यू माइनस वर्क फंक्शन से, तो न्यू कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, तो ये न्यू एस वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा। तो बोथ प्लॉट के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अनचेंज रहेगा, ओनली फोटो करंट वैल्यू चेंज होगी, मैक्सिमम वैल्यू फोटो करंट की चेंज होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा बोथ प्लॉट के लिए। अभी फिर से फोटो करंट वेरिएशन अगर आप चेक करें, सिंगल इंटेंसिटी कंसीडर करें और फोटोन की फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर रहे हैं, टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे फोटो करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। अब की बार इंटेंसिटी की सिंगल वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी सेपरेटली कांस्टेंट है, बट टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट वैल्यू को कंपेयर करेंगे, न्यू टू न्यू वन से ग्रेटर है। तो कोई एक प्लॉट आप यहां से कंसीडर कर सकते हैं, ये न्यू वन के लिए, ये प्लॉट मैंने कंसीडर कर लिया, ये न्यू वन के लिए है, तो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू VS1 मैंने नोट कर दिया। अब जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे इस एक्सप्रेशन से, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, उसको स्टॉप करने के लिए अब की बार आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हायर वैल्यू अप्लाई करना पड़ेगा। इट मींस मोर नेगेटिव आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज ये अनदर फ्रीक्वेंसी न्यू टू के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और जो मैक्सिमम फोटो करंट होगा, क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम फोटो करंट वैल्यू सेम रहेगा, ओनली स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे चेंज होगा, VS2 वैल्यू VS1 से हायर होगा। तो दीज प्लॉट्स आपको रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। ये इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्लॉट्स का आपको प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। इसी में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो करंट का वेरिएशन सोर्स और इलेक्ट्रोड के मिडिल का डिस्टेंस चेंज करके भी पूछा जा सकता है। सर एक बार पीछे करना स्लाइड। हाँ सर, थैंक यू सर। वेरिएशन ऑफ फोटो करंट, variation of photocurrent with respect to the distance between source and incident surface. अब ये वेरिएशन चेक करने के लिए आपको ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में डिस्कस किया हुआ है कि फोटो करंट इंटेंसिटी डिपेंडेंट होता है। अब जैसे ही सोर्स और इंसिडेंट सरफेस के बिटवीन डिस्टेंस आप चेंज करेंगे तो इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी सोर्स इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में वेरी करेगा। जो वेरिएशन इंसिडेंट इंटेंसिटी का आएगा वो सेम वेरिएशन फोटो करंट में आ जाएगा। तो इसको कंपेयर करने के लिए सपोज यहाँ पे हम कोई सोर्स ले रहे हैं, ये सोर्स, इसका इंटेंसिटी I0 है। अब इस सोर्स से यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शन में रेडिएशन इंसिडेंट होगा। सपोज इस सोर्स से स्मॉल r डिस्टेंस पे किसी पर्टिकुलर सरफेस पे आपको इंटेंसिटी फाइंड करना है, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो I है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इंटेंसिटी की हमें रिक्वायरमेंट है वो इंटेंसिटी इंसिडेंट सरफेस पे आपको पता होनी चाहिए। अब ये डिस्टेंस वेरी करने से ये इंटेंसिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। I0 इंटेंसिटी ऑफ सोर्स और इमिटेड रेडिएशन वर्ड आप यूज कर सकते हैं, and capital I is intensity of incident radiation. This intensity is energy emitted per unit area per unit time, and intensity of incident radiation, energy incident per unit area per unit time. बट ये जो बोथ टर्म एरिया मैंने नोट किया यहाँ पे, ये सोर्स का एरिया आएगा और ये इंसिडेंट सरफेस का एरिया आएगा। बट जब यहाँ से जितना भी सोर्स से रेडिएशन इमिट होगा वो इस r रेडियस वाले स्फीयर पे इंसिडेंट होगा। यूनिफॉर्म स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे ये r रेडियस के स्फीयर के सरफेस पे इंसिडेंट होगा। अब एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, जितना एनर्जी यूनिट टाइम में यहाँ से इमिट होगा उतना ही एनर्जी इस सरफेस पे इंसिडेंट होगा यूनिट टाइम में। तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम is equal to energy incident
और ये डेरिवेशन के लिए बाकी सारे फैक्टर्स यहाँ पे एब्सेंट करके चल रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है किसी एटमॉस्फेयर में लाइक दिस आपका मीडियम हो जो एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर ले, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, तो वो सारे फैक्टर्स को एब्सेंट मान के चलते हैं। तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। अब आपको ये इंटेंसिटी का वेरिएशन चाहिए, तो यहाँ पे आई ये एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन हम यूज करेंगे, बट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम को आप एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम नोट कर सकते हैं। देखो मैंने इस एक्सप्रेशन को यूज किया, इस डेफिनेशन को यूज किया और यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई कर दी, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब यहाँ से ये एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम को आप आई नॉट के टर्म्स में रिलेट कर सकते हैं, आई नॉट, और ये बोथ एरिया डिफरेंट नोटेशन से यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ सोर्स और ये एरिया, अब एरिया ऑफ इंसिडेंट सरफेस, मैंने ये सरफेस नोट कर दिया शॉर्ट में। अब आप ये सोर्स का इस डिस्टेंस के वेरिएशन से सोर्स के एरिया पे कोई चेंज नहीं होगा, ओनली इंसिडेंट सरफेस का एरिया चेंज हो जाएगा। ये आई नॉट एस एच, ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सोर्स ऐसा जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में इंटेंसिटी का वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस स्मॉल आर आपको आइडिया मिल गया। तो कैपिटल आई दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वेरीज एज 1/r स्क्वायर। तो जो वेरिएशन इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी का होगा सेम वेरिएशन फोटो करंट का आएगा। फोटो करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, और जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और ये वेरिएशन आपको 1/r स्क्वायर पता चल गया। तो फोटो करंट वेरीज एज 1/r स्क्वायर। तो फोटो करंट का डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या वेरिएशन होगा वो आपको मैंने यहाँ पे ड्राइव कर दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, या सोलर सेल फोटो डायोड्स में इसका एप्लीकेशन करते हैं, और भी जो नाइट विजन कैमराज हैं वहां पे यूज करते हैं। सिंटिलेटर के में भी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन होता है। ऑटोमेटिक डिवाइसेस के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन होता है। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। जो आपको थ्योरी पार्ट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको हिंट करना था, तो डेरिवेशंस जो आपको बताने थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में जो लास्ट लेक्चर में मैंने काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिस्कस किया है, आप थोड़ा रिकॉल करें। 12th लेवल पे आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा। 12th लेवल पे डेफिनेशन रहा होगा कि किसी पर्टिकुलर मेटल से लाइट और विजिबल लाइट से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो दैट लेवल पे मेटल एनर्जी होती है, वर्क फंक्शन जो होता है मेटल के इनसाइड में, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हिंट किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है, 2 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन के इक्विवेलेंट अगर आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी लेंगे तो विजिबल रेंज में आएगा। तो इसलिए वहां पे वर्ड यूज करते हैं लाइट। मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टडी करेंगे तो आप लाइट विजिबल पोर्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो विजिबल पोर्शन है दैट पोर्शन को आप लाइट वर्ड यूज करते हैं। तो दैट रीजन का आप रेडिएशन इंसिडेंट करके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा सकता है। बट अगर आप वहां पे कंडक्टिविटी चेंज करेंगे, मेटल से आप थोड़ा नॉन मेटालिक कैरेक्टर की तरफ जाएंगे, मोनोवैलेंट से डाइवैलेंट मेटल्स पे जाएंगे, सेमीकंडक्टर्स पे जाएंगे, इंसुलेटर्स पे जाएंगे, तो अगर आप रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराएंगे तो तब भी वहां पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट पॉसिबल हो सकता है, इलेक्ट्रिक इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकता है। बट आपको हायर एनर्जी रेडिएशन इंसिडेंट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप कंडक्टर से इंसुलेटर की तरफ जाएंगे, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, एनर्जी आपको हायर एनर्जी इंसिडेंट करना पड़ेगा। जब आप सोलर सेल पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइस में सोलर सेल पढ़ा होगा, और मैंने अभी आपको ये हिंट किया कि सोलर सेल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन करता है। वहाँ पे सोलर लाइट से, सोलर रेडिएशन से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे प्रोवाइड क्रिएट होता है, जिसको आप डिफरेंट डिवाइसेस को के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस ना पढ़ते हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि 12th लेवल पे तो आप मेटल वर्ड यूज करते हैं, बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ मेटल ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। मैंने वर्ड यूज किया मेटल, सरफेस ऑफ मेटल। मेटल में मटेरियल में आपका कंडक्टर भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है। इंसुलेटर में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन में थोड़ा आपको डाउट हो सकता है कि रेडिएशन इंसिडेंट किया, बट वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो इजेक्शन का नंबर है वो हो सकता है सफिशिएंट आपको ना मिले कि आपको फोटो करंट डिटेक्टेबल आए, बट पॉसिबल हो सकता है। वहाँ पे फोटो करंट की वैल्यू अगर आप कोई हायर सेंसिटिविटी वाला एमीटर यूज कर लें जिससे आप करंट को डिटेक्ट कर पाए, तो वहाँ पे भी आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि सम इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे जाते हैं। हाँ जी, किस कोई बोल रहे थे? जी सर, एक्चुअली हमें लास्ट स्लाइड में नीचे एक इक्वेशन है वो समझ नहीं आई। तो देखो आपके कुछ जो साथी हैं वो भी बोल चुके हैं, मैं भी कई बार कह चुका हूँ कि जिसको जो डाउट है वो लेक्चर के बाद भी पूछ ले, जब मैं टॉपिक बता दूंगा टॉपिक कंप्लीट हुआ तब भी पूछ सकता है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि उस रिलेशन के बेस में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपसे वो नहीं हो रहा है, या उसका मैं एप्लीकेशन आगे कर रहा हूँ तो आगे आपको नहीं समझ में आ पा रहा है। तो कोशिश करें, थोड़ा पेशेंस रखें, आपके जिनकी भी क्वेरीज हैं सबके आपको आंसर्स मिलेंगे, बट जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करिए। हो सकता है कि कई बार मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, मैं भी मेरे माइंड से हट सकता है कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए। I'll be careful from next time.
जैसे एक पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि जो अगर हम 12th लेवल को रेफरेंस लें तो 12th लेवल पे हम मेटल का रेफरेंस लेते हैं और मेटल में जो वर्क फंक्शन का ऑर्डर आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे 4 और 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेफरेंस लेके। इस रेंज में हो सकता है कि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें, आर्टिकल में तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई। अब आप ये बताइए इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे या नॉन रिलेटिविस्टिक? लास्ट लेक्चर में आपको कंपेरिजन बताए हुए हैं। उन कंपेरिजन के पॉइंट्स को रिलेटिविस्टिक उन पॉइंट्स को आप लोगों ने अगर जाके रिवाइज किया हो तो आप ये चेक करिए, ये इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए वर्क फंक्शन मेटल का आपको 5 दिया हुआ है और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी मेटल के रिगार्डिंग आपको मैंने इंड किया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का आएगा। सपोज आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन इंसिडेंट फोटोन एनर्जी कंसीडर किया, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपको रेस मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का आइडिया है, दैट इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सभी को मेमोराइज होगा इलेक्ट्रॉन के लिए रेस मास एनर्जी। यस सर। अब these को आप कंपेयर करिए, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंपेयर कर लें या आप इस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मेगा में, सेम यूनिट में आपको कंपेयर करना है तो आप कंपेयर करें 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप लिख सकते हैं इसको और 511,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस वैल्यू के रेस्पेक्ट में ये वैल्यू वेरी स्मॉल है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स अगर रेस मास एनर्जी से स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, तो इस कंडीशन में आपको क्या पॉइंट बताया है, क्या केस बताया है, नॉन रिलेटिविस्टिक। तो अगर आपको न्यूमेरिकल डेटा दिया हो प्रॉब्लम में, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे प्रॉब्लम हो, तो वहां पे आप लाइक दिस कंपैरिजन करके आप नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो मैं आगे कोई और टॉपिक पढ़ाऊंगा जब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स आप अलर्ट हो कि सर ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो नहीं बताया था कि हमें रिलेटिविस्टिक लेना है या नॉन रिलेटिविस्टिक लेना है। अब हर टॉपिक में सेपरेटली बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। कंडीशंस मैंने नोट करा दी, तो आपको उन कंडीशंस को जब भी आपके मन में, जब भी आपको डाउट लगे तब आप अप्लाई करके देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर मिल जाएगा कि रिलेटिविस्टिक लेना है या नॉन रिलेटिविस्टिक। एक तो ये पॉइंट डिस्कस करना था कि मोस्टली जब आप मेटल का रेफरेंस लेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए तो आप नॉन रिलेटिविस्टिक केस यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। एक और पॉइंट आपको यहाँ पे डिस्कस करना था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इंसिडेंट फोटोन है वो उसका एनर्जी का कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन एब्जॉर्ब नहीं होता है, होल फोटोन, होल एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि अगर सम पोर्शन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगा तो तब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, कोई और फिनोमेना होगा। तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, होल एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाता है। अगर उसकी एनर्जी सफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, उसका कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ट्रांसफर नहीं होगा। अगर फोटोन की एनर्जी का कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ट्रांसफर होता है तब वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, कोई और फिनोमेना में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये सब पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको आगे हो सकता है कहीं डाउट क्रिएट करते हैं या प्रॉब्लम में आपको कहीं रिकॉर्ड होते, वो मैंने आपको यहाँ पे कर दिया। अब जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग मुझे पॉइंट्स डिस्कस करने थे वो सम पॉइंट्स आज डिस्कस हो गए, सम पॉइंट्स आपके लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गए। अब अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप 5 मिनट में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक एक करके पूछते रहिए जिसको पूछना हो। अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे लास्ट स्लाइड में कोई डेरिवेशन को लेके। यस सर, पेज 3। हाँ जी, स्लाइड 3। इस पॉइंट पे बताइए। सर ये एक्चुअली हमें नहीं समझ आया, आई नॉट ए सोर्स अपॉन ए सरफेस कैसे लिखा है ये? आई नॉट ए सोर्स अपॉन ए सरफेस। देखो मैंने आपको इंटेंसिटी का डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में भी बताया। अब यहाँ पे इंटेंसिटी की टू वैल्यूज, टू नोटेशंस मैंने यूज किए हैं और रीजन क्या है, क्योंकि सोर्स की जो इंटेंसिटी होगी वो जहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट होगा जरूर नहीं कि उसे मैच करे, इसलिए 2 डिफरेंट इंटेंसिटी नोटेशंस लिए हैं। आई नॉट सोर्स की इंटेंसिटी है और आई इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी है। तो दोनों में जो आपको जो एनर्जी कंडीशन लेना है, जब इमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी होगा तो एनर्जी इमिटेड फॉर्म बन जाएगा और जिस सोर्स से इमिट हो रहा है उसका एरिया बनेगा। तो बोथ की डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ पे नोट कर दी, बोथ नोटेशंस के रिगार्डिंग। अब हमें क्योंकि फोटो करंट में इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कंट्रीब्यूट करता है, तो ये वेरिएशन अगर हमें आई नॉट के टर्म्स में पता चल जाए तो सेम वेरिएशन हम फोटो करंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमने इस डेफिनेशन को यूज किया है, बट हमें एनर्जी इंसिडेंट का आइडिया नहीं है, हमें एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम का आइडिया है। और उस एनर्जी पर यूनिट दोनों वैल्यूज मैच करेंगी और मैच करने से मैंने एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम के प्लेस पे यहाँ से एनर्जी पर यूनिट टाइम फाइंड करने के लिए आई नॉट में अगर आप एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ सोर्स, तो एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम ही तो बनेगा। अब वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, आई नॉट, ये एरिया इधर मल्टीप्लाई किया, ये सोर्स का एरिया आपको यहाँ पे आ गया, तो ये एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम के प्लेस पे आई नॉट इंटू एरिया ऑफ सोर्स हो गया। अब ये एरिया जहाँ पे आप इंसिडेंट कर रहे हैं वो मैंने यहाँ पे ये सरफेस नोट कर दिया। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू। और पूछना है किसी को? हाँ जी, तो आपने वो जो लास्ट स्लाइड में, हाँ जी, इसके पिछले लास्ट, हाँ जी, हाँ सर, इधर जो नेगेटिव, नहीं इसके पहले वाले स्लाइड में जो नेगेटिव पोटेंशियल, तो इधर जो आपने नेगेटिव पोटेंशियल लिया था, आपने बोला था कि जब हम कोई फोटोन इसमें इंसिडेंट करेंगे, इसका वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा होगा तभी वो मतलब उस साइड जाएगा ना, मतलब पॉजिटिव। जब वर्क फंक्शन से लेस होगा अगर फोटोन की एनर्जी तो इजेक्ट ही नहीं होगा, तो मेटेरियल के इनसाइड में ही रहेगा। फोटो करंट में तो वही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे ना जो इजेक्ट हो गए। हाँ, वो अगर वो मतलब वो समझ नहीं आया, मतलब तो लास्ट पॉइंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में ही बताए हुए हैं, अगर h वैल्यू वर्क फंक्शन से लेस होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन ही नहीं हुआ, तो फोटो करंट क्यों आप चेक करोगे, फोटो करंट मिलेगा ही नहीं आपको।
जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हुआ तो उनसे फोटो करंट कहाँ बनेगा? ओके और पूछिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक बार ये बताना कि जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कर देते हैं तब भी करंट जीरो क्यों नहीं होता? ये तो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ये नोट भी किया हुआ है। आप 5 वोल्ट से -5 वोल्ट तक वेरिएशन करना है सपोज, पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू को +5 ले रहे हैं, एक बार +4 ले रहे हैं, +1 ले रहे हैं, 0 भी आएगा, फिर -1 -2 ऐसे ही -5 तक जा रहा है। ठीक है, अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट ही नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इजेक्ट हुए वो अपनी चॉइस से किधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो यहाँ से नेट करंट 0 आएगा। बट अब की बार सिचुएशन क्या है कि आपने पहले पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ है, विद 5 वोल्ट से आप वैल्यूज को डिक्रीज करते आ रहे हैं, तो +5 पे, +4 पे, +1 पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे, और जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन श्योरली इस इलेक्ट्रोड पे आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। अब इसी में जब वैल्यूज को डिक्रीज करते जाएंगे तो वैल्यू 0 भी आएगा। अब इस 0 पे इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और पहले फोर्स था उस फोर्स से इधर मूव कर रहे थे, अब जैसे ही फोर्स 0 होगा वो अब अपनी डायरेक्शन को चेंज थोड़ी करेंगे, उनकी वेलोसिटी 0 थोड़ी हो जाएगी। जब 0 नहीं होगी तो सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड से, सेम डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो इस इलेक्ट्रोड पे ऑब्जर्व होंगे या नहीं होंगे? यस सर। जब ऑब्जर्व होंगे तो फोटो करंट 0 थोड़ी बनेगा। ओके यस सर, क्लियर सर, थैंक यू सर। और पूछना है किसी को? सर पहले पॉजिटिव अप्लाई किया हुआ था, फिर बाद में हमने जीरो किया, तो इसीलिए वो एग्जैक्टली मतलब एट वंस 0 नहीं, इंस्टेंटली 0 नहीं किया है वो, हम वैल्यूज को डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो जब डिक्रीज करेंगे तो 0 सम टाइम के लिए 0 होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर। और अगर हमने मतलब पॉजिटिव अप्लाई किया ही नहीं था और सीधा मतलब जीरो ही है उसका, तब तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। बिल्कुल, वो मैंने बोला किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो वहां पे नेट फोटो करंट 0 बनेगा। ठीक है सर। और पूछना है किसी को? तो वो लास्ट स्लाइड में जो आपने इंटेंसिटी इक्वल टू 1/r स्क्वायर लिखा है, ये हाँ जी, बताना कर दीजिए। कल लेक्चर अटेंड किया था? ये सर, फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, ये बताया था। ये सर, फोटो करंट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम Q/T आप करंट पढ़ते होंगे या dQ/dt आप करंट पढ़ते होंगे, ओके सर, ठीक है। और तो नहीं पूछना किसी को? लास्ट लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया था, आपको उन पॉइंट्स को आप लोगों ने क्लियर किया है नहीं किया है, उनके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं कुछ डेटा देता हूँ, उसमें आपको जो कैलकुलेट करना है वो ट्राई करेंगे। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी ट्वेंटी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोगों ने मेरे लेक्चर से पहले जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम के कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, या जो मैंने पढ़ाया है उससे अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट होता है तो आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। आपको जो भी मेथड आता है उसको ट्राई करिए। मोमेंटम कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी लिया, सिमिलर स्टेप्स आप 10th लेवल से लेके अपने जिस लेवल तक आप पढ़े हैं, पीजी लेवल तक, ठीक है, पीजी अपीयरिंग हो, आपने, मुझे लगता नहीं कि कोई सा ऐसा क्लास हो जहाँ पे अप्लाई ना किया हो, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। अब वो करेक्ट स्टेप है या नहीं, ठीक है, वो यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा। जब कैलकुलेट कर लें, देखो तो टाइम को थोड़ा रेफरेंस रखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है सर 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए। सर 24 × 10⁻22 24 24 -22 × हाँ जी सर। मोमेंटम की वैल्यू m के यूनिट में, हाँ जी, एम केस नहीं है सर। तो कैसे? तो आप लोग जो कैलकुलेट किए हैं आंसर बताइए। कोई स्टूडेंट मैसेज किए हैं 2.4 10⁻21, सेम ही लग रहा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड।
किए 20.5 MEV/C, ठीक है, किए हैं 19.99 MEV/C। और कोई रिप्लाई कर रहा है? 18.2 10⁻⁻24। काफी टाइम हो गया, आप डिस्कस करते हैं। सर आप ये बताएं, जिन्होंने ये रिप्लाई किए हैं, नाम मुझे नहीं बताया, ठीक है, एक्सप्रेशन रिलेटिविस्टिक अप्लाई किए या नॉन रिलेटिविस्टिक? देखिए अब अभी सेकंड लेक्चर है, अब ये जो डाउट आए आपके तरफ से, जो रिप्लाई आए, बहुत रिप्लाई आए, रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक, कोई केस मैंने बताया, तो मैंने तो पढ़ाया तो सबको कैसा है, नॉन रिलेटिविस्टिक। डाउट जो आ रहे हैं वो आपकी ओल्ड नॉलेज से आ रहे हैं, जिन्होंने इंप्रूवमेंट करना चाहा वो इंप्रूवमेंट हो गया। और आज इसके लिए मैंने आपको फिर से रिकॉल कराने के लिए पॉइंट किया कि आप काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है और पार्टिकल के नेम से आपको रेस मास एनर्जी का आइडिया है, कंपैरिजन आप कर सकते हैं। रेस मास एनर्जी देखो, सभी म्यूट हो जाइए, सुन लीजिए, ठीक है, फिर रिप्लाई करिएगा। रेस मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी आपको हिंट किया 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन का जैसे ही आपको नेम कंफर्म हुआ ये आपको आइडिया रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में गिवन है, तो ये कंपेरिजन करने में आपको कहीं डिफिकल्टी नहीं हुई। अब आप चेक करिए, काइनेटिक एनर्जी रेस मास एनर्जी से ग्रेटर है, इस कंपेरिजन में तो किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने जो लास्ट लेक्चर में मैंने कंडीशन बताई है, या उससे पहले जो मेरा लेक्चर हुआ था, हो सकता है उसमें कुछ कैंडिडेट प्रेजेंट नहीं थे, तो आप चेक करिए, इस कंडीशन में मैंने रिलेटिविस्टिक केस बताया हुआ है, बताया है? यस सर। अब आपको मोमेंटम फाइंड करना है, तो आप लोग रिलेटिविटी पढ़े होंगे, और रिलेटिविस्टिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको यूज करना है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी के सम एक्सप्रेशंस आप लोग पढ़े होंगे, मैं कुछ हिंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से, या आप फिर से स्टार्टिंग के पेजेस पे अगर आपको न्यू लगे या आपको लगता है कि मेमोराइज नहीं है तो ये नोट कर लेंगे। एक तो ये एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, गामा टाइम्स रेस मास एनर्जी। एक आपने एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस मास एनर्जी। एक एक्सप्रेशन मोमेंटम के टर्म्स में पढ़े होंगे, स्क्वायर रूट c² p² प्लस रेस मास एनर्जी स्क्वायर। अब आप कंपेयर करिए, ये कोई एक्सप्रेशन न्यू नहीं है, आपने कहीं ना कहीं अप्लाई जरूर किए होंगे इलेक्ट्रिसिटी केस के लिए। अब आपको मोमेंटम कैलकुलेट करना है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, ये एक्सप्रेशन आपके पास, काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो दीज टू एक्सप्रेशंस आप टोटल एनर्जी के लिए यूज करेंगे। टोटल एनर्जी कैपिटल ई, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस मास एनर्जी, और यही पार्ट आपको मोमेंटम फाइंड करने के लिए यूज करना है, c² p² प्लस रेस मास एनर्जी स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, तो ये टोटल एनर्जी स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस मास एनर्जी, क्योंकि डेटा आपको काइनेटिक एनर्जी का दिया। अब ये रेस मास एनर्जी का स्क्वायर इधर माइनस में आएगा, p² c² की वैल्यू आपको पता चल गई। अब p वैल्यू फाइंड करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे, c² यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब आप चेक कर लीजिए, आपको मोमेंटम फाइंड करने के लिए जो भी डेटा आपको रिक्वायर्ड है वो सब आपको नोन है। काइनेटिक एनर्जी भी आपको नोन है, रेस मास एनर्जी भी नोन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये भी आपको नोन है। काइनेटिक एनर्जी 20, रेस मास एनर्जी 0.511, रेस मास एनर्जी 0.511, बट ये MEV में है, और MEV को आप MKS यूनिट में सॉल्व करना है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड में आपको आंसर फाइंड करना है। तो आप इसको पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करिए। तो 1.6 × 10⁻⁻19, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करने के लिए और मेगा से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻6, तो ये -13, क्योंकि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाई 3 × 10⁸ स्क्वायर। अब आप ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को ट्राई करिए, इससे जो आंसर आएगा वो करेक्ट आएगा। कैलकुलेशन के लिए आप मोबाइल कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, जहाँ जैसे आपको सॉल्व करना हो। सर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है और यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इनका डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते? आप ये तो कब से पढ़ते आ रहे हैं कि एडिशन, डिफरेंस, कंपैरिजन, आप सेम यूनिट वाले पैरामीटर्स को, क्वांटिटी को जो करेंगे, वेलोसिटी से एनर्जी को कैसे कंपेयर करोगे? तो वेलोसिटी का स्क्वायर से कर देते हैं, उसमें भी नहीं कर सकते ऐसे। आप फिर से आप ये मिस्टेक करोगे कि काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम यूज कर लेके वेलोसिटी निकालो, ये तो आप पहले ही रेफरेंस गलत ले रहे हो ना। आपको क्या पता कि किस नॉलेज है? ओके सर, ठीक है। होता तो अप्लाई करते ना। हाँ जी सर। और इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने काइनेटिक एनर्जी का कंपेरिजन बताया हुआ है, 3 कंपेरिजन बताए हैं जो आपको डेटा के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड, वो अप्लाई करिए। ओके सर। सर मैं वैसे बस पूछ रही थी। नहीं तो वो आप एक्सप्रेशन गलत यूज कर लेंगे ना, आपको रिलेटिविस्टिक केस में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो थोड़ी पता है, और आपको पहले से कैसे पता है? अब तो कंपेरिजन इस बात के लिए कर रहे हैं कि रिलेटिविस्टिक का नॉन रिलेटिविस्टिक, आप एक्सप्रेशन गलत यूज कर लेंगे।
क्या आ रहा है? तो तो 1.093 1.09 into 10 to power -20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आप चेक करिए जिन्होंने रिप्लाई किया था वो आंसर मैच करा है क्या? नो सर। क्यों? क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट ने हो सकता है कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस अप्लाई कर दिया, जबकि केस क्या है? रिलेटिविस्टिक। और ये जो मैंने प्रॉब्लम डिस्कस किया है वो प्रॉब्लम का क्वांटम मैकेनिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। आप मैकेनिक्स पढ़ते, ईएमटी पढ़ते, जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम का एप्लीकेशन हो रहा होता है, जहाँ पे भी कैलकुलेशन का एप्लीकेशन हो रहा होता है डेटा के करस्पॉन्डिंग, सब जगह ही आपको करेक्ट रिजल्ट फाइंड करने के लिए यही स्टेप फॉलो करना है। बट क्योंकि मोस्टली आप केस जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो हो सकता है कि आप नॉन रिलेटिविस्टिक केस ज़्यादा यूज किए हों, इसलिए आपको हैबिट में है कि हमें नॉन रिलेटिविस्टिक केस के एक्सप्रेशन यूज करना है, जबकि वो करेक्ट नहीं है। सम टाइम आंसर्स मैच करेंगे, सम टाइम आपको एरर हो जाएगा। सभी को क्लियर रहेगा आगे? अब तो कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए। कैलकुलेट द मोमेंटम of a proton having kinetic energy वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने पार्टिकल चेंज किया है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चेंज की है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको रेफरेंस लीजिए और विद इन 2 मिनट आंसर बताइए। ट्राई कर लिया सभी ने? Yes, sir. क्या केस ट्राई किया आप लोगों ने? रिलेटिविस्टिक या नॉन रिलेटिविस्टिक? Non relativistic. नॉन रिलेटिविस्टिक। कोई बात नहीं, मैं हिंट कर दे रहा हूँ। रेस मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 938.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये वैल्यू के रेस्पेक्ट में ही वन वैल्यू है, ठीक है? अब देखो जब आप रिलेटिव से केस यूज करेंगे तो मोर जनरल केस होता है, जनरलाइज केस है। अब अगर डेटा देखो, इस स्टेटमेंट को क्लियरली सुनेंगे। अभी भी अगर कुछ स्टूडेंट्स को कंपैरिजन में डाउट है कि हम रिलेटिविस्टिक लें या नॉन रिलेटिविस्टिक, मैं इस प्रॉब्लम को आपको हिंट कर दे रहा हूँ। इस एक्सप्रेशन को फिर से यूज करिए, इस एक्सप्रेशन को मोमेंटम के। मैं भी दोनों पार्ट में कंपैरिजन बता दे रहा हूँ। पी पहले बोथ पार्ट से जिन्होंने रिलेटिविस्टिक से कैलकुलेट किया वो नॉन रिलेटिविस्टिक से करिए, और जिन्होंने नॉन रिलेटिविस्टिक से किया वो रिलेटिविस्टिक से कैलकुलेट करिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। फिर आगे मैं हिंट करूंगा। तो यहाँ पे लिखा है काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस मास एनर्जी होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे है 1 और रेस मास एनर्जी है 938.27 स्क्वायर माइनस 938.27 स्क्वायर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू पावर 8 होल स्क्वायर। पहले एक बार इस कैलकुलेशन से आप पी की वैल्यू बताइए, फिर पी की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन से बताइए। ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट टू 1.67 10 टू पावर माइनस 27 रेस मास ऑफ प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 13, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। बोथ डेटा आपको किलोग्राम मीटर पर सेकंड में मिलेगा। बेसिक कैलकुलेशन है, डाउट अभी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अभी आगे काफी सिलेबस है।
मैं आपको एक बार फिर से कर रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन क्वांटम मैकेनिक्स का नहीं है, ये कैलकुलेशन आप जहाँ पे भी यूज करेंगे सिमिलर अप्रोच होना चाहिए। कैलकुलेट हो गया? सर ये 1.6 into 10 to minus 13 का होल स्क्वायर, ये तो दोनों के साथ ही आएगा ना सर? सेम आ रहा है। मैंने दोनों के साथ कहाँ पे? जो फर्स्ट टर्म है ये 1 + 9 तो मैं दोनों के 38.27। साथ ही लिखा, देखो ये लगा हुआ है ब्रैकेट ना, लिया ठीक है हुआ सर। है। तो ऊपर वाला आ रहा है 2.31 2.31 into 10 to minus 20 माइनस 20 20, और ये भी सेम ही आ रहा होगा। यस सर। जैसे 2.31 सब जब डेसिमल के सेकंड प्लेस पे राउंड ऑफ करेंगे तो दोनों वैल्यू सेम आ रहे हैं, बाकी आगे चेंज आ रहा है। तो रीजन भी पता होना चाहिए। रीजन यहाँ पे क्या है, लास्ट प्रॉब्लम में तो चेंज आएगा आंसर, बट यहाँ पे सेम क्यों आया? क्योंकि जो रिलेटिविस्टिक केस है वो जनरल केस है। जब डेटा नॉन रिलेटिविस्टिक होगा या रिलेटिविस्टिक होगा, आप रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो कैलकुलेशन तो डिफिकल्ट बनेगी बट आंसर करेक्ट बनेंगे। बट जब डेटा नॉन रिलेटिविस्टिक होगा और मतलब जब डेटा रिलेटिविस्टिक होगा और कैलकुलेशन आप नॉन रिलेटिविस्टिक से करने लगे तब आंसर चेंज आ जाएंगे। मेरे स्टेटमेंट को क्लियरली अब थोड़ा अलर्ट होकर ध्यान से सुन लीजिए एक बार। जब डेटा नॉन रिलेटिविस्टिक है और आप एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं रिलेटिविस्टिक या नॉन रिलेटिविस्टिक, तब आपके कैलकुलेशन में एरर नहीं है। जब डेटा रिलेटिविस्टिक होगा और कैलकुलेशन कर रहे हैं आप नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज करके, तब एरर आ जाएगी। बट जब आप प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट होता है, आपको मोर मार्क्स लेने होते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप पहले ऑप्शंस पे जाएं, ऑप्शन में अगर आंसर्स में मोर डिफरेंस है तब वहाँ पे मोर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं चाहिए। आप आंसर्स में 4 ऑप्शंस में डेटा 1 और 2 पावर में डिफरेंस है तो वहाँ पे आपको मोर एक्यूरेसी चाहिए। तो जब मोर एक्यूरेसी चाहिए तब आपको पहले से कंफर्म होना चाहिए कि कहीं केस रिलेटिविस्टिक तो नहीं है और आप बाय मिस्टेक नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज ना कर रहे हो, क्योंकि रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो पहले आप अगर चेक कर लेंगे तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन इजी है, आपने जस्ट काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मास में ट्वाइस m मल्टीप्लाई कर उसका रूट ले लिया। यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी में रेस्ट मास एनर्जी ऐड करना है, स्क्वायर भी करना है, डिफरेंस लेके स्क्वायर रूट भी करना है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, बट इससे आंसर्स की एक्यूरेसी ज्यादा है, नॉन रिलेटिविस्टिक से रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन की एक्यूरेसी ज्यादा है। तो जो मैंने आपको डिस्कस किया सभी को क्लियर हुआ है नहीं? यस सर। क्लियर है सभी को? डाउट तो नहीं किसी को? सर आपने अभी बोला कि अगर रिलेटिविस्टिक डेटा हो तो वो दोनों केस से ही सेम सॉल्यूशन आएंगे। वहाँ पे एक्यूरेसी, क्योंकि रिलेटिविस्टिक जनरल केस है, इससे मोर एक्यूरेट रिजल्ट आता है रिलेटिविस्टिक से। हाँ तो इधर यहाँ पे तो डाउट नहीं है। जब आप रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं तब आपके आंसर पे डाउट नहीं है, बट टाइम ज्यादा लग गया। अगर रिलेटिविस्टिक का ही डेटा है, रिलेटिविस्टिक कैलकुलेट किया तो मजबूरी है, तब तो कंपल्सन है कि कैलकुलेट ही करना पड़ेगा रिलेटिविस्टिक से। हाँ ठीक है। हाँ तो मतलब ये रिलेटिविस्टिक केस हुआ कहाँ पे? ये वाला क्वेश्चन नहीं, पूरा एक बार मैं आपको डाउट हो रहा है तो मैं नोट कर दे रहा हूँ, हो सकता है आप खुद से ध्यान नहीं दे रहे हो। जब डेटा भी रिलेटिविस्टिक है, ठीक है, डेटा रिलेटिविस्टिक है, तो आपको एक कंपल्सन है कि केस आपका रिलेटिविस्टिक है तो रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन से ही कैलकुलेट आएगा। तब आप नॉन रिलेटिविस्टिक से कैलकुलेट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना। नहीं सर, आपने ये कहा था कि जब डाटा नॉन रिलेटिविस्टिक है, एक्सप्रेशन हम रिलेटिविस्टिक या नॉन रिलेटिविस्टिक दोनों यूज कर सकते हैं, नहीं उसमें कोई भी एरर नहीं होगा, यही था ना सर स्टेटमेंट? पूरी बात सुन लीजिए। इस प्रॉब्लम में जो ये देखिए यहाँ पे जब ये केस, सॉरी हो सकता है मैं गलत बोल गया हूँ, ये देखिए ये केस जो यहाँ पे बन रहा है एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी, इस वाले पार्ट पे जाइए, लास्ट पार्ट पे एक बार फिर से सुन लीजिए, हो सकता है बाय मिस्टेक मुझसे गलत हुआ हो। ये देखिए यहाँ पे ये केस क्या था, रिलेटिविस्टिक था। यस सर। इस एग्जांपल को रेफरेंस लिए केस रिलेटिविस्टिक है। अब आपने अगर नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज कर लिया तो आपका रिजल्ट रॉन्ग आया नहीं आया? रॉन्ग आएगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो केस रिलेटिविस्टिक है तो कंपल्सन है कि एक्सप्रेशन रिलेटिविस्टिक यूज करेंगे तभी रिजल्ट करेक्ट आएगा। बिल्कुल। नॉन अगर डेटा रिलेटिविस्टिक है और नॉन रिलेटिविस्टिक यूज कर लिया तो आंसर रॉन्ग आ रहे थे। अब अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस है तो आपकी चॉइस है, चाहे जो आप यूज कर लें। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। सर आप एक बार स्टेटमेंट लिखवा दीजिए प्लीज बोल को। If data is relativistic, then use relativistic expression. If data is non-relativistic, कैसे relativistic है, non-relativistic है, वो आप कंपेयर कर लेंगे, कंडीशंस बताइए। Then use relativistic और non-relativistic, बोथ एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। सर हाँ जी सर कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे हमने दोनों से सॉल्व किया, जैसे नॉन रिलेटिविस्टिक से 2.31 into 10 power -20 आ रहा है, लेकिन रिलेटिविस्टिक से सॉल्व करने पे 1.634 into 10 power मैंने दोनों से बताया, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। मैंने दोनों से बताया ना,
तो डेसिमल के नहीं, इस क्वेश्चन में सर यहाँ दोनों से एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अंतर है। तो मेरी बात सुन लीजिए, डेसिमल के जो पॉइंट तक मैंने लिखा है 2 पॉइंट तक लिखा है, 2 प्लेस तक लिखा है, यहाँ पे आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा सर। हाँ। ये हो सकता है नहीं फोर्थ सर, प्लेस 1 पॉइंट जो रिलेटिविस्टिक्स है 1.634 आ रहा है सॉल्व करने में। अभी आप ही लोग बताए हैं सर यही आ रहा है जो आपने सेम ही आ रहा है, वो कहीं कैलकुलेशन एरर की होंगे। 2.309 आ रहा है सर, वो राउंड ऑफ तो राउंड ऑफ होके 2.31 यस सर बन जाएगा। केसी नॉन रिलेटिविस्टिक है तो सेम आना ही चाहिए। तो इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ पे यही किया है कि जब नॉन रिलेटिविस्टिक होगा, बाई चांस आपने रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज कर लिया तो आपका टाइम ज्यादा गया, बट आंसर तब आपको डाउटफुल नहीं रहेगा, आंसर आपका मैच कर जाएगा ऑप्शन। बट क्योंकि जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो ये पहले से आपको पता होना चाहिए। अगर ये पहले से पता हो तो यहाँ कैलकुलेशन इजी है ना, यहाँ तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑप्शन में जो आंसर दिया होगा पावर से मैच करा के फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बट करेक्ट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। कोई मुझसे पूछ रहे हैं क्या? मुझे आवाज क्लियर नहीं आई, क्या पूछ रहे हैं? देखो काफी टाइम जा रहा है, जल्दी पूछिए, मुझे कुछ और भी डिस्कस करना। आपने सर पीसी का कंपैरिजन किया था ना सीपी एनर्जी के साथ? हाँ जी यस सर, तो उसमें आपने सर जो मोमेंटम लिया था वो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम था या नॉन रिलेटिविस्टिक? मैंने तो मोमेंटम किसी में दिया ही नहीं, मुझे तो कैलकुलेट करना भाई। नहीं सर, आपने स्टार्टिंग में पीसी का कंपैरिजन कराया था ना। इस प्रॉब्लम में पीसी की जरूरत थोड़ी पड़ रही है। यस सर, आपको जो डेटा दिया उसको कंपेयर करोगे, जो कैलकुलेट करना उसको कंपेयर करोगे, उसको तो कैलकुलेट करने के बाद ही कंपेयर कर सकते हो ना। यस सर, तो डेटा तो काइनेटिक एनर्जी का दिया है। यस सर, कंपेयर तो काइनेटिक एनर्जी वाली कंडीशन करोगे ना। यस सर। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। तो ये बहुत बेसिक चीजें, इन पे डाउट नहीं होना चाहिए, तो जैसे आपको आगे कहीं यूज करेंगे इसलिए आपको नोट कराई गई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। When a metallic surface is illuminated by a light of wavelength lambda, the stopping potential is V0. When the same surface is illuminated by a light of wavelength 3 lambda, the stopping potential is changed to V0 by 4. The threshold wavelength of the metallic surface is, ऑप्शंस नोट कर रहा हूं यहाँ पे। वह स्टेटमेंट रीड कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये हैबिट में हो गया है कुछ स्टूडेंट्स के कि स्टेटमेंट बिना पढ़े ही प्रॉब्लम को ट्राई करने लगते हैं, तो उनको करना क्या है, क्या क्या डेटा दिया है वो सब रिलेट नहीं कर पाता। या जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उनको नहीं पता होता कि मैं क्या एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ, उसका रीजन क्या है। इसलिए स्टेटमेंट जरूर पढ़ लिया करें। आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करना है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आप वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड इक्विवेलेंट बनाएंगे hc बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो आपको वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, और वर्क फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे डेटा दिया है। एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का आइडिया है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन दैट इज hc बाई लैम्डा इंसिडेंट फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब आपको इस रिलेशन में जब स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्विवेलेंट यूज करेंगे तो EVS इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। अब इस एक्सप्रेशन में आपको इनिशियल वेवलेंथ दिया है लैम्डा फर्स्ट डेटा के लिए, और स्टॉपिंग पोटेंशियल नोटेशन है EV0। सेकंड डेटा के लिए आपको वेवलेंथ को आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो अब की बार लोअर पोटेंशियल अप्लाई करके आप इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर सकते हैं, और पोटेंशियल V0 by 4 दिया हुआ है माइनस वर्क फंक्शन।
अब यहाँ पे आपको वर्क फंक्शन वेवलेंथ के टर्म्स में फाइंड करना है, इसमें लैम्डा थ्रेशोल्ड लैम्डा के टर्म्स में आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप इन रिलेशंस में फाई फाइंड करने के लिए आप EV नॉट को एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये सेकंड रिलेशन में मैंने फर्स्ट रिलेशन से EV नॉट की वैल्यू प्लेस कर दी। और सेम साइड लाएंगे वर्क फंक्शन वाले पार्ट को, तो 5 माइनस 5/4 hc/3 लैम्डा माइनस hc/4 लैम्डा। अब ये कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट पेज पे, ये 5 माइनस 5/4 दैट इज 3 5/4 और hc/ लैम्डा। अभी एक मिनट रुक जाइए, hc/ लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये 1/3 माइनस 1/4 बनेगा, LCM 12 हो गया, 4 माइनस 3। तो अब यहाँ से 5 आपको कंफर्म हो गया। ये अब इसी को hc/ लैम्डा थ्रेशोल्ड से आप कंपेयर कर लीजिए, लैम्डा थ्रेशोल्ड आपको फाइंड, ऑप्शन में आप कंपेयर कर सकते हैं। सर एक स्लाइड पीछे जाना। इसी स्टेप पर डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिस्कस करेंगे। तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर इसके एक क्वेश्चन पूछना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे सर। बताइए सर, ये सेम सोर्स से जो फोटॉन आते हैं सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो एनर्जी भी सेम होगा, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल कैसे होती है सर? कुछ की ज्यादा बहुत, कुछ की बहुत कम। एनर्जी जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, उस एनर्जी में ओनली फोटोन की एनर्जी को अगर फिक्स कर दें तो एनर्जी में वेरिएशन तो होगा, पर वो वेरिएशन बहुत कम होगा। जैसे मान के चलिए जैसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, पहले मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल जब कंसीडर, पूरी बात सुन लीजिए पहले। ये 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान के चलिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इससे जो लेस एनर्जी होगी कितना हो सकती है? 0, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहाँ पे चेक करिए, ये मैंने एक रेंज लिख दिया, बट इस जब हम ये रेंज तब है जब हम फोटोन की एनर्जी को वेरी करा रहे हैं। अगर हम इसको फिक्स कर दें तो इस एनर्जी में वेरिएशन हो सकता है, मान के चलिए 3.6 से 4 का, ये रेंज बन सकती है। और इसकी बात ही को कर रही है, मेरी को नहीं करी, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनकी वजह से ही हो रही है। तो ये जो रेंज है, ये इसमें मैंने 0.4 का डिफरेंस लिखा है। तो ये डिफरेंस मैंने इसका रीजन आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब हम कोई मटेरियल ले रहे हैं तो मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स किसी अनदर वे में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आयन इंटरेक्शन हो सकता है, तो उनमें भी एनर्जी का लॉस होगा, उनमें एनर्जी डिसिपेट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वर्ड लिखा था मैक्सिमम काइनेटिक। लेकिन सर हम जब वर्क फंक्शन लिखते हैं तो वर्क फंक्शन पर हम सर किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट लेते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर हम उसको कांस्टेंट नहीं लेते, हम उसको वेरिएबल ट्रीट करते। इसको मेटल का जो वर्क फंक्शन है सर, वही तो ये बताता है कि इंटरेक्शंस वाली एनर्जी को। एक बात बताइए, ये जैसे कुछ जो हम रिजल्ट लिखते हैं वो मोर प्रोबेबिलिस्टिक रिजल्ट लिख लेते हैं। एक बात बताइए, जब सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, जब हमने कोई स्पेसिमेन ले लिया तो उसमें सॉलिड फॉर्म में स्पेसिमेन है हमारा, तो क्या आप सॉलिड स्टेट में जब आप फर्मी लेवल पढ़ेंगे, क्या फर्मी एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होती है? क्या फर्मी लेवल नहीं होती सर? नहीं होती ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसका टेम्परेचर का कांस्टेंट है या और भी कई सारे रीजन है जिनमें डिपेंडेंसी वेरी कर सकती है। लेकिन सर बस एक बस डाउट है सर, प्लीज मतलब दूसरे में कंसीडर नहीं कीजिएगा। नहीं बोलिए। जो सर ग्राफ हम शुरू में इसका जब बनाते हैं सर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो शुरू में आपने ग्राफ बनाया था सर, उसमें जब स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ हम मिलाते हैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के, जो शुरू में आपने बनाया था, तो सर वो देखिएगा ग्राफ मैक्सिमम से धीरे धीरे मिनिमम की तरफ आता है। जब हम फर्मी लेवल की बात करते हैं तो सर देखिए वहां पे सडन जंप आता है नीचे, लेकिन यहाँ पे स्लोली ग्राफ नीचे की तरफ जाता है, यानी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग इलेक्ट्रॉन की अलग अलग ले रहे हैं। और हम जब ये एक्सप्लेनेशन देंगे कि इंटीग्रल का वर्क फंक्शन क्यों कांस्टेंट लेते हैं, फिर फोटो करंट से इसका कोई लिंक नहीं है जो आप रिलेट कर रहे हैं। फोटो करंट कब बना? जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। नहीं, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जब ग्राफ कट कर रहा था सर, वो फोटो इलेक्ट्रिक वाला ग्राफ अगर है आपके पास तो सर वो दिखा सकते हैं। जो वो मैं ये सर आफ्टर लेक्चर कर लेना सर अभी। हाँ, यही वाला सर, बस जस्ट 1 सेकंड, आई एम रियली सॉरी। बस ये सर जो ग्राफ है देखिए, वो स्लाइटली स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आके 0 हो रहा है, क्योंकि हम नेगेटिव में वो जो पोटेंशियल को लेके जा रहे हैं, तो वो हमारी एनर्जी के वेरिएशन को बता रहा है वो ग्राफ, वो जो स्लोप धीरे धीरे नीचे की तरफ 0 की तरफ आ रहा है। तो सर इसका मतलब ये बता रहा है कि कुछ के पास अलग है काइनेटिक एनर्जी। वो तो मैंने भी बोला ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मान के चलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने यहाँ पे एक रेंज लिख दिया, ठीक है, ये 4 मैक्सिमम था और मैंने एक रेंज लिखा 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे इस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सपोज आपके पास 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस रेंज के 10⁻² इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है।
और भी डिफरेंट ग्रुप बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के, तो ये नंबर बहुत ज्यादा है। एनर्जी से करंट थोड़ी बन रहा है, करंट किससे बन रहा है? सर टकरा तो सेम नेचर के फोटॉन रहे हैं, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होनी चाहिए ना? नहीं होगी, वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक रेंज मिलता है आपको ना, सबकी सेम नहीं होगी, सबकी से कम बनेगी, जो बाकी और पार्ट को आप एब्सेंट कर दोगे। इसीलिए मैक्सिमम लिखा, आपको मिनिमम का नहीं पता कि कितना चेंज हो रहा है, एक मैंने एग्जांपल वाइज आपको बता दिया। ओके सर, आप ये मान के चलो कि इसमें एनर्जी की जैसे ये नंबर घट रहा है, तो आप ये देखिए नंबर भी तो बहुत ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें करंट में ऑटोमेटिकली बस मेरा ये क्वेश्चन है सर कि वो डिफरेंट, आखिर मैं सेम ही फोटॉन से टकरा रहा हूँ, सारे फोटॉन का नेचर सेम है, और हम पोटेंशियल जो फाई है हमारा उसको भी सेम ले रहे हैं, तो सर काइनेटिक एनर्जी भी सबका सेम ही आना चाहिए। नहीं आएगा, वो सिर्फ अपर लिमिट बताता है, वो सिर्फ अपर लिमिट बताता है सर। कुछ लेवल नहीं देखो वो लग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 2 क्लासेस हो गई सर, फिर कैसे आगे बढ़ेगा? मतलब बार-बार क्वेश्चन कर रहे हैं सर, आप एक आगे बढ़िए सर, क्लास के बाद बता दीजिए। इसको पूछना है फिर बाद में पूछिए। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं। नेक्स्ट टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग, पहले स्टेटमेंट नोट करेंगे कि किस इफेक्ट को आप यहाँ पे, किस इवेंट को, किस फिनोमेना को आप यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट के लिए कंसीडर करेंगे। इन द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और बुक में आप जनरली मोस्टली बुक में आप ये एक्सरेज स्कैटरिंग पढ़ते हैं, इन द, जबकि ये स्कैटरिंग गामा रे से भी हो सकता है, किसी भी रेडिएशन के फोटॉन का स्कैटरिंग हो सकता है। इन द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मटेरियल पार्टिकल और मैटर, और मोस्टली बुक में ये इलेक्ट्रॉन लिखा होगा। इन द स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन with matter, the wavelength after scattering is larger than the wavelength of incident radiation. This phenomena in which the wavelength after scattering is larger than the wavelength of incident radiation is called Compton effect. तो यहाँ पे भी अगर आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से कंपेरिजन करें तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी रेडिएशन आपने मैटर पे इंसिडेंट किया, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर है, यहाँ पे भी इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर है, बट बोथ में डिफरेंसेस क्या हैं वो आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आइडिया मिल रहा है। वहाँ पे तो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर से वेवलेंथ चेंज हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इस पर्टिकुलर कॉम्पटन इफेक्ट के लिए क्या है, वहाँ पे 4-5 ऑब्जर्वेशन लिखे थे, बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्टेटमेंट में ही नोट हो गया है। वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग दैट इज लैम्डा डैश एंड वेवलेंथ बिफोर स्कैटरिंग इज लैम्डा। तो जनरली ये सेम नहीं है, समटाइम सेम हो सकते हैं, बट ये डिफरेंट यहाँ पे कंफर्म हुआ है, यहाँ पे लिखा है लार्जर। तो डायरेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट में लार्जर होता है, एक इनवर्स कॉम्पटन इफेक्ट होता है वहाँ पे स्मॉल भी हो सकता है, बट जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नोट कराया है वो डायरेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट के लिए। इनवर्स कॉम्पटन इफेक्ट में स्मॉल हो सकता है, बट यहाँ पे हम इनवर्स कॉम्पटन इफेक्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा। अब दीज का अगर आप डिफरेंस फाइंड करेंगे, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा दैट रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा लैम्डा, दिस इज जनरली नॉन जीरो। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। अब इसको दैट टाइम की पॉपुलर थ्योरी क्लासिकल मैकेनिक्स से पहले चेक करेंगे, फिर अगर उससे सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं होगा तो फिर क्लासिकल मैकेनिक्स पे जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नोट कर दिया, स्टेटमेंट नोट करा दिया कॉम्पटन इफेक्ट का, तो पहले इसको चेक करते हैं क्लासिकल। इसी में ये नोटेशंस को भी यहाँ पे मैं हिंट कर दे रहा हूँ, लैम्डा डैश और लैम्डा, वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग और वेवलेंथ बिफोर स्कैटरिंग। वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, एक्स-रे जिस पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी, जिसे स्कैटर होगी, उसकी प्रोपोगेशन होगी। पूरी बात सुन लीजिए, मैं भी कई बार बोल चुका हूँ, आपके साथी भी कई बार बोल चुके हैं कि जिसको क्वेश्चन पूछने हो लेक्चर के बाद पूछ ले। आप लेक्चर को सभी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिस्कशन समझने लगते हैं, जबकि डिस्कशन और लेक्चर में डिफरेंस है। अभी आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो अपनी नॉलेज से पूछेंगे। अभी तो मैंने टॉपिक का सिर्फ एक स्टेटमेंट नोट कराया जो किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। अब 300 स्टूडेंट्स अगर सिर्फ क्वेश्चन ही पूछते रहेंगे तो मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं सकता। तो सर आप अनम्यूट कर दिया करिए प्लीज सर, कोई मानेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानते ये लोग, कोई अपने अपना डाउट सबको म्यूट कर दी।
तो पहले क्लासिकली चेक करते हैं इसको। रेडिएशन मेटल से इंटरेक्ट कर रहा है, मेटेरियल का स्पेसिमेन कंसीडर किया हमने और हम इंसिडेंट रेडिएशन को इंसिडेंट करा दिया। अब रेडिएशन क्लासिकली वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी सेम रिप्रेजेंटेशन नोट किया था। क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्शन की वजह से है। ये रेडिएशन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा -E कैपिटल E V क्रॉस B। अब आप लोग क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ते हैं। आप लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा मैक्सवेल थ्योरी के रिगार्डिंग एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट रेडिएशन। अब यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रॉन पे, मैटर पे। अब दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन कर रहा है, एक्सीलरेट हो रहे हैं, चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो एक्सीलरेट हो रहा है। अब एक्सीलरेट किस फ्रीक्वेंसी से होंगे? जिस फ्रीक्वेंसी का आप वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। किस फ्रीक्वेंसी का फोर्स अप्लाई हो रहा है? जिस फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है? जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। तो बोथ फ्रीक्वेंसी आप चेक कर सकते हैं। जो आफ्टर एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट करेगा दैट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश, और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी न्यू। मैंने अभी आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया मैक्सवेल थ्योरी को रेफरेंस लेके। बाय मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सीलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल इमिट रेडिएशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट करेगा आफ्टर इंटरेक्शन। किस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इमिट करेगा? जिस फ्रीक्वेंसी का फोर्स है। फोर्स की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट रेडिएशन में है। तो बोथ फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, बोथ फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। तो यहाँ से जब आप वेवलेंथ इक्विवेलेंट बनाएंगे तो बोथ वेवलेंथ सेम आ जाएंगे। बोथ वेवलेंथ सेम होने से देयर इज नो वेवलेंथ डिफरेंस, देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ। बट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस क्या कहते हैं कि देयर इज नॉन जीरो वेवलेंथ शिफ्ट, वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग इज लार्जर देन दैट ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ। तो ये क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं हुआ एक्सपेरिमेंटल। जो क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं हुआ, क्लासिकल मैकेनिक्स से सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, तो आपको कोई न्यू थ्योरी की रिक्वायरमेंट होगी, क्वांटम मैकेनिक्स आप अप्लाई करेंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक सिंगल कंसेप्ट आप यूज कर रहे हैं जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज किया था, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, कॉम्पटन स्कैटरिंग इज द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन विद मटेरियल पार्टिकल। तो क्वांटम मैकेनिकली जो स्कैटरिंग है वो टू बॉडी स्कैटरिंग है, टू पार्टिकल का स्कैटरिंग है। वन पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल है और अनदर पार्टिकल रेडिएशन पार्टिकल है। तो क्वांटम मैकेनिकली जब आप कॉम्पटन स्कैटरिंग कंसीडर करेंगे तो कॉम्पटन स्कैटरिंग इज द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन विद मटेरियल पार्टिकल। और सिंपलिसिटी के लिए देखो अभी कुछ स्टूडेंट ने मैसेज भी किया है और मैंने आपको ये सजेस्ट भी किया है, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट नोट कराया है, मोस्टली बुक में आपको ये एक्सरे वर्ड लिखा होगा और यहाँ पे मटेरियल पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन लिखा होगा। बट जब आप इसको क्वांटम मैकेनिकली चेक करेंगे तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे चार्ज की रिक्वायरमेंट हो। कॉम्पटन इफेक्ट के लिए वेवलेंथ से ऑब्जर्व करने के लिए आपको चार्ज की रिक्वायरमेंट हो। तो पहले हम ये चेक कर लें, फिर इसके ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स पता चल जाएंगे कि जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी से भी कॉम्पटन इफेक्ट थियोरेटिकली पॉसिबल हो सकता है। एक्सरे की क्यों रिक्वायरमेंट है वो भी आपको आंसर मिल जाएगा। बट अभी जस्ट हमें नहीं पता कि किस एनर्जी का हम यहाँ पे रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं। उसके लिए जस्ट हमने नोटेशन यूज कर लिया कि h न्यू एनर्जी का आप फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर फोटोन का जो मोमेंटम है, इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम p है, इसका वेवलेंथ लैम्डा है। ये इंसिडेंट फोटोन के लिए मैंने नोटेशंस नोट कर दिए। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी E है जो आप h न्यू ले रहे हैं। तो सम डेटा आपको रिक्वायर्ड होगा, नोटेशंस रिक्वायर्ड होंगे, ये आपको मैंने नोट कर दिया। इंसिडेंट फोटोन के लिए वेवलेंथ लैम्डा है, फ्रीक्वेंसी h न्यू है, मोमेंटम p है। सिंपलिसिटी के लिए ये जो मटेरियल पार्टिकल है, मैं क्योंकि बुक में भी इलेक्ट्रॉन लिखा है, मैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ही इसको ड्राइव कर रहा हूँ, रिजल्ट को चेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए चेक कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और ये सिंपलिसिटी के लिए मैंने रेस्ट पे एज्यूम कर लिया। तो बिफोर स्कैटरिंग ये पिक्चर आपको हिंट हो गया। जैसे ही आप रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे मैटर पे, तो यहाँ पे मटेरियल पार्टिकल से क्वांटम मैकेनिकली फोटोन इंटरेक्ट करेंगे। तो स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, तो दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन विद मटेरियल पार्टिकल। आफ्टर स्कैटरिंग फोटोन मूव अलोंग दिस डायरेक्शन एंड दिस इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग दिस डायरेक्शन। अब ये फोटोन की इनिशियल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ये एंगल थीटा और ये एंगल फाई। फोटोन के लिए ये मोमेंटम की डायरेक्शन हो गई, बट मोमेंटम बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग चेंज हो सकता है। तो मैंने डिफरेंट नोटेशन p डैश ले लिया आफ्टर स्कैटरिंग। वेवलेंथ के लिए नोटेशन लैम्डा डैश ले लिया। फ्रीक्वेंसी के लिए नोटेशन h न्यू डैश ले लिया। ये आफ्टर स्कैटरिंग डैश से मैंने रिजल्ट को नोट किए हैं फोटोन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम आफ्टर स्कैटरिंग p। तो ये क्वांटम मैकेनिकल पिक्चर स्कैटरिंग के लिए मैंने नोट कर दिया। तो पहले यहाँ पे सिर्फ सिंगल कंसेप्ट मैंने यूज किया है, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। और पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन का आपको एक्सप्लेनेशन कल किया हुआ है, लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन का स्कैटरिंग है। बट ये क्वांटम मैकेनिकली मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करने के लिए पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो स्कैटरिंग है
टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग के करस्पॉन्डिंग कंजर्वेशन लॉज में डिफरेंस होता है। इलास्टिक स्कैटरिंग और इनइलास्टिक स्कैटरिंग बोथ के लिए कंजर्वेशन लॉज डिफरेंट होते हैं। सम कंजर्वेशन लॉज मैच करते हैं, सम कंजर्वेशन लॉज में डिफरेंस होगा। ये सभी को आप आइडिया भी होगा इलास्टिक और इनइलास्टिक स्कैटरिंग में क्या डिफरेंस है। इनइलास्टिक स्कैटरिंग के लिए टोटल एनर्जी, बोथ टाइप ऑफ स्कैटरिंग के लिए मैं कंजर्वेशन लॉज नोट कर रहा हूं। टोटल, पहले इलास्टिक के टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम। ऑफ द सिस्टम। कंजर्व होंगे। बट इनइलास्टिक स्कैटरिंग में टोटल एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व होंगे, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। ये कंजर्वेशन लॉज का आपको आइडिया होना चाहिए। अब ये पर्टिकुलर डायग्राम के करस्पॉन्डिंग मुझे अभी मैं आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये इलास्टिक है या इलास्टिक है, ठीक है, बाद में कंफर्म होगा कि क्या है। अब मैं यहाँ पे पहले मान के चलता हूँ कि इलास्टिक स्कैटरिंग है। कंजर्वेशन का मीनिंग सभी को पता होगा, कैसे अप्लाई करना है वो भी पता होगा, मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ। देखो कई बार हम खुद से मिस्टेक कर लेते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि फोटोन की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, फोटोन की एनर्जी कंजर्व होगी, फोटोन का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। मैंने सिस्टम पे कंजर्वेशन बताया है और कंजर्वेशन सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं। 2 बॉडी सिस्टम है, 2 पार्टिकल सिस्टम है और 2 पार्टिकल सिस्टम में बोथ पार्टिकल के रिजल्ट्स पे आप कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। इंडिविजुअली किसी का चेंज हो सकता है बट सिस्टम का सेम रहेगा। कंजर्वेशन का मीनिंग ऑल टाइम पे सेम होना चाहिए। जब ऑल टाइम पे सेम होगा तो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं बिफोर इंटरेक्शन एंड आफ्टर इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन यहाँ पे स्कैटरिंग वर्ड यूज करके चल रहा है, तो बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग आप अगर कंजर्व्ड क्वांटिटीज हैं तो उनको आप इक्वेट कर लेते हैं। मैथमेटिकली आप लोगों ने यही पार्ट किया होगा कि लीनियर मोमेंटम बिफोर स्कैटरिंग इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर स्कैटरिंग। रीजन क्या है? क्योंकि ऑल टाइम पे सेम होना चाहिए, तो स्कैटरिंग के टाइम पे भी, इंटरेक्शन के टाइम पे भी सेम होना चाहिए, इसलिए स्कैटरिंग से पहले और स्कैटरिंग के बाद आप उसको इक्वेट कर देते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि वो कॉमन कंजर्वेशन है। टोटल एनर्जी इलास्टिक में भी कंजर्व्ड है और इनइलास्टिक में भी। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन पहले यहाँ पे चेक करेंगे। देखो मैंने आपको ये हिंट दिया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल के केस में नॉन इलेक्ट्रिक केस होगा। अब जैसे आप यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन को हाई एनर्जी रेडिएशन लेंगे और एक्सरे मैंने ब्रैकेट में नोट किया है, तो एक्सरे हाई एनर्जी रेडिएशन है और हाई एनर्जी रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी प्रोवाइड होगा, काइनेटिक एनर्जी, मोर एनर्जी प्रोवाइड हो सकता है। एक्सरे की जो एनर्जी ऑर्डर है उस ऑर्डर का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड हो सकता है और उस एनर्जी रेंज के लिए इलेक्ट्रॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर सकता है। काइनेटिक एनर्जी और रेस मास एनर्जी को जब आप कंपेयर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी रेस मास एनर्जी के कंपेरेबल हो सकता है या लार्ज आएगा। जब लार्ज होगा तो इस केस में आप रिलेटिविस्टिक रिजल्ट यूज करेंगे। और रिलेटिविस्टिक फोटोन के लिए एनर्जी h न्यू, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, टोटल एनर्जी नोट कर रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर स्कैटरिंग, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया बट रेस मास एनर्जी होगा और इलेक्ट्रॉन का रेस मास m0, रेस मास एनर्जी m0c²। दिस मस्ट बी एनर्जी ऑफ द सिस्टम h न्यू प्लस m0c² बिफोर स्कैटरिंग। एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर स्कैटरिंग, फोटोन एनर्जी है h न्यू रेस। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर स्कैटरिंग, सपोज ये एनर्जी मैंने E माइनस नोट कर दिया आफ्टर स्कैटरिंग के लिए। लेफ्ट साइड SH, राइट साइड फर्स्ट सम SH। अब इस एनर्जी को आप नोट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस रेस मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये रेस मास एनर्जी टर्म बोथ साइड से कैंसिल आउट, देन h न्यू इज इक्वल टू h न्यू रेस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको रिलेशन मिल गया टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से। अब सेम डायग्राम के लिए हम चेक करेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है या नहीं। ये मान के चलें और बोथ इक्वेशंस को कंपेयर करें। फोटोन एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बिफोर स्कैटरिंग 0 है, आफ्टर स्कैटरिंग फोटोन एनर्जी h न्यू रेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय k E माइनस। अब आप चेक करिए, अगर ये करेक्ट है तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो ये इलास्टिक स्कैटरिंग की कंडीशन को फुलफिल करेगा। दोनों कंजर्वेशन इक्वेशन सेम आ गए। ये भी आपको कंफर्म है क्योंकि टोटल एनर्जी इलास्टिक में भी और इलास्टिक दोनों में कंजर्व होता है। तो फर्स्ट रिलेशन तो करेक्ट है, ये रिलेशन तो करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन चेक करते तो ये तो पार्ट आता। तो रेस्ट पे अगर इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग हो रहा है तो ये इलास्टिक स्कैटरिंग की कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब इसी पार्ट को आगे सम डेरिवेशन के लिए रिक्वायरमेंट होगी। इस काइनेटिक एनर्जी को आप मोमेंटम में नोट कर सकते हैं। इसी पार्ट को लाइक दिस भी आप नोट कर सकते थे, h न्यू
इज इक्वल टू एच न्यू डैश, और ये काइनेटिक एनर्जी को आप नोट करेंगे टोटल एनर्जी माइनस रेस्ट मास एनर्जी। अब आप चाहें बुक में आपको जिस स्टेप से स्टार्ट किया हो एक रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं, मैंने ये भी आपको हिंट कर दिया टोटल एनर्जी से। अब काइनेटिक एनर्जी से अगर स्टार्ट करते फिर से आप चेक करते तो ये रेस्ट मास एनर्जी टर्म लेफ्ट में आ जाता, तो आपको ये टोटल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई हो जाता। सेम पार्ट है। अब इसी पार्ट को आप नोट कर सकते हैं एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, जो पहले आपने बुक पढ़ा हो उससे आप कंपेयर कर लें, चाहे जहां से वहां पे स्टार्ट किया हो। अब इस टोटल एनर्जी को लीनियर मोमेंटम से आप रिलेट करेंगे सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस रेस्ट मास एनर्जी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन की आगे रिक्वायरमेंट होगी, इसको कोई आप नंबर रिप्रेजेंट कर दें, कोई भी इक्वेशन नंबर यहाँ पर नोट कर लीजिए। अगर इनको नंबर कर दिया हो तो इसको हायर नंबर नोट कर दें, अगर नहीं किया तो इसको मैंने फर्स्ट नोट कर दिया। बस ये कंपेरिजन शो करने, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि आप ये इलास्टिक है या इलास्टिक है। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है और आप रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं, रेडिएशन से इंटरेक्ट करा रहे हैं, तब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ये इलास्टिक स्कैटरिंग की कंडीशन को फुलफिल करता है। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, नेक्स्ट पेज पे मैं नोट कर रहा हूं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, तो पहले मैं नोट कर रहा हूं वेक्टर कंजर्वेशन इक्वेशन। बिफोर स्कैटरिंग लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन इज p and electron at rest. Linear momentum of electron before scattering is 0. The resultant momentum of system before scattering is represented by p vector. कंजर्वेशन मोमेंटम का है तो यहाँ पे आफ्टर स्कैटरिंग भी सिस्टम के मोमेंटम से मैच करेगा, और आफ्टर स्कैटरिंग मोमेंटम आप चेक करें तो फोटोन मोमेंटम इज p डैश और इलेक्ट्रॉन मोमेंटम इज p, बोथ का वेक्टर सम p डैश प्लस p डैश। सॉरी p नोटेशन, ये वेक्टर कंजर्वेशन इक्वेशन आपको मैंने नोट कर दिया, इसको आप नेक्स्ट नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी में आप कंपोनेंट वाइज कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बिफोर स्कैटरिंग देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल के मैच कराएंगे और वर्टिकल कंपोनेंट को वर्टिकल से मैच कराएंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मोमेंटम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज p, और आफ्टर स्कैटरिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोटोन मोमेंटम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम p डैश और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए cos ऑफ थीटा, और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के लिए p मैग्नीट्यूड एंगल cos फाई आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों पार्ट ऐड हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो p इज इक्वल टू p डैश cos थीटा प्लस pe cos फाई, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंजर्वेशन मैंने नोट कर दिया। अब वर्टिकल कंपोनेंट पर आप चेक करें तो बिफोर स्कैटरिंग देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट, ये 0 हो गया, और वर्टिकल कंपोनेंट फोटोन मोमेंटम के लिए p डैश sin थीटा, इलेक्ट्रॉन के लिए pe sin फाई, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में p माइनस। ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे, ये आपको यहाँ पे कंफर्म है, वर्टिकल कंपोनेंट एक इधर गया और एक इधर गया, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो गए, रिजल्ट 0 बन गया। तो ये रिलेशन से आप p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, p cos फाई फाइंड कर सकते हैं। p cos फाई इज इक्वल टू p माइनस p डैश cos थीटा। यहाँ से आप p sin फाई के लिए रिजल्ट नोट कर सकते हैं, दैट इज p डैश sin थीटा। आगे सम प्रॉब्लम्स के लिए, इस आर्टिकल के सम स्टेप्स के लिए ये रिजल्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसी को आप चाहें तो कोई इक्वेशन नंबर रिप्रेजेंट कर दें, इसी इक्वेशन से एक रिजल्ट और आप नोट कर सकते हैं इस वेक्टर पार्ट से भी, PE वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर माइनस P डैश वेक्टर। चाहे आप इस इक्वेशन को किस फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। अब आपके पास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन से भी रिजल्ट पता है और एनर्जी कंजर्वेशन से भी रिजल्ट आपको पता है। आपको वेवलेंथ शिफ्ट फाइंड करना है, ये डेल्टा लैम्डा का रिजल्ट को चेक करना था। डेल्टा लैम्डा के लिए आप ये रिजल्ट P फोटोन के लिए आपने वेवलेंथ और मोमेंटम रिलेशन पढ़ा होगा। फोटोन की एनर्जी आप इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी h यूज करते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ hc बाय लैम्डा यूज करते हैं। फोटोन के लिए आपने e बाय c पढ़ा है, इक्वल cp आप एनर्जी एक्सप्रेशन यूज करते हैं। अगर आप यहां से कंपेयर करें तो h बाय लैम्डा फॉर्म बनेगा, तो ये रिलेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी एक्सप्रेशन को आप h बाय c भी लिख सकते थे, तो जो रिजल्ट रिक्वायर्ड होगा उसके फॉर्म में आप ये यूज कर सकते हैं। अब आप चेक करें, मोमेंटम वेवलेंथ से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से रिलेटेड है, मोमेंटम फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन से तो आपको फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का आइडिया है, बट इस इलेक्ट्रॉन मोमेंटम को आप अगर एलिमिनेट कर दें, इस एक्सप्रेशन में आप प्लेस कर दें मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिजल्ट आप रिलेट कर सकते हैं। डेल्टा लैम्डा का रिजल्ट आपको फाइंड करना है। मैथमेटिकल स्टेप्स क्या फॉलो करना है, कहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और क्या रिजल्ट हमें फाइंड करना है, अगर वो पता हो तो मैथमेटिकल स्टेप्स ऑटोमेटिकली आपको फॉलो होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको हिंट कर दिया, दीस टू रिलेशंस यूज करने हैं। एक तो ये एनर्जी कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, बोथ को यूज करके आपको पी को एलिमिनेट करना है, इलेक्ट्रॉन मोमेंटम को एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट करने के लिए चाहे आप ये यूज करें चाहे आप ये यूज करें, अगर आपको वेक्टर कंजर्वेशन यूज करना है तो यहाँ से पी का सेल्फ प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर आपको कंपोनेंट वाइज कंजर्वेशन यूज करना है तो बोथ रिलेशंस में स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए, तो cos स्क्वायर फाई और sin स्क्वायर फाई ऐड होकर एलिमिनेट हो जाएंगे, p की वैल्यू आपको पता चल जाएगा, p स्क्वायर आपको पता चल जाएगा। मैं इस रिलेशन को यूज कर रहा हूं p स्क्वायर फाइंड करने के लिए। सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे तो p वेक्टर माइनस
पी डैश वेक्टर डॉट पी माइनस पी डैश वेक्टर। और जब आप ये स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो फर्स्ट सम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस पी डैश स्क्वायर माइनस 2p वेक्टर डॉट पी डैश वेक्टर। पी वैल्यू को आप एच वाई लैम्डा नोट करेंगे, पी डैश को आप एच वाई लैम्डा डैश। अब आप ये डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए फिर से डायग्राम पे जाएंगे। ये डायरेक्शन पी का डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन पी का है और ये डायरेक्शन पी डैश का है। दोनों पी और पी डैश वेक्टर में आपको एंगल पता है थीटा, तो ये सेल प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ओपन कर सकते हैं। तो आई एस एच पी का मैग्नीट्यूड एच वाई लैम्डा, पी डैश मैग्नीट्यूड एच वाई लैम्डा डैश, एंगल बिटवीन बोथ थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आप बोथ रिलेशन से पी को एलिमिनेट करने के लिए यूज कर सकते थे। अब इस रिलेशन में अगर आप सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होल स्क्वायर प्लस एच सी बाई लैम्डा डैश होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच स्क्वायर सी स्क्वायर बाई लैम्डा लैम्डा डैश कॉस थीटा। ये मैंने इक्वेशन नंबर 4 नोट कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 में सी स्क्वायर पी स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करने से पहले आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें इस रिलेशन को। इक्वेशन नंबर 1 को मैंने रेफरेंस किया है, मैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट स्लाइड पे एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। राइट साइड में एच न्यू डैश था तो मैंने लेफ्ट में इंक्लूड कर लिया। सर एक बार पिछली साइड पे ना, देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है मुझे पी स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें इस रिलेशन को। एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर सच है, एच न्यू डैश को मैंने लेफ्ट में नोट कर लिया और स्क्वायर रूट एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायर कर दिया। तो सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, ये स्क्वायर ओपन करेंगे एच न्यू स्क्वायर प्लस एच न्यू डैश स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, इंडिविजुअल टर्म के स्क्वायर नॉट हो गए। अब क्रॉस प्रोडक्ट टर्म नोट करेंगे ट्वाइस एच न्यू। देखो इसी पार्ट में क्योंकि मुझे वेवलेंथ डिफरेंस चाहिए मैं एच स्क्वायर कर सकता था, और चाहे तो अभी साथ के साथ एक पार्ट और चेक करते जाइए। इस न्यू को फोटोन के लिए सी बाई लैम्डा आप यूज कर सकते हैं। देखो अलर्ट रहेंगे इस पार्ट पे। इस न्यू को मैंने उस इक्वेशन नंबर 1 में सी बाई लैम्डा नोट कर दिया, इस पार्ट को सी बाई लैम्डा डैश नोट कर दिया। तो जब ये स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ पे जब क्रॉस प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे तो मोर टर्म बन जाएंगे, तो वहां पे प्लेस करना पड़ेगा, मैंने पहले ही नोट कर दिया। एच सी बाई लैम्डा होल स्क्वायर, एच सी बाई लैम्डा डैश होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। अब क्रॉस प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे तो ट्वाइस एच सी एम नॉट सी स्क्वायर बाई लैम्डा माइनस ट्वाइस एच सी एम नॉट सी स्क्वायर बाई लैम्डा डैश माइनस ट्वाइस एच स्क्वायर सी स्क्वायर बाई लैम्डा लैम्डा डैश। ये लेफ्ट साइड स्क्वायर ओपन हो गया, सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। अब यहाँ से एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 कैंसिल आउट हो गया। अब ये सी स्क्वायर पी स्क्वायर की वैल्यू जो अभी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पार्ट से आपको मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में नोट किया है वो आप प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी स्क्वायर पी स्क्वायर की वैल्यू एच सी बाई लैम्डा होल स्क्वायर प्लस एच सी बाई लैम्डा डैश होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एच स्क्वायर सी स्क्वायर बाई लैम्डा लैम्डा डैश कॉस थीटा और रेस मास एनर्जी स्क्वायर एस एच। अब इस इक्वेशन पार्ट पे जाइए, ये एम नॉट सी स्क्वायर होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये फर्स्ट टर्म एच सी बाई लैम्डा होल स्क्वायर इस टर्म से कैंसिल आउट हो गया। अब ये सेकंड टर्म एच सी बाई लैम्डा डैश होल स्क्वायर इस टर्म से कैंसिल आउट हो गया। तो लेफ्ट साइड में जो टर्म प्रेजेंट रहेगा आप कंपेयर करें, एक तो ये टर्म ट्वाइस एच सी एम नॉट सी स्क्वायर ये कॉमन ले लिया 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा डैश, और ये जो टर्म है इसको मैंने राइट में एडजस्ट कर दिया। तो ट्वाइस एच स्क्वायर सी स्क्वायर बाई लैम्डा लैम्डा डैश ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये कॉमन ले लिया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ से जो टर्म कैंसिल आउट हो सकते हैं वो आप कैंसिल आउट कर लीजिए। 2 कैंसिल आउट हो गया, एच का 1 पावर एडजस्ट हो गया, सी स्क्वायर एडजस्ट हो गया, और जब ये एलसीएम लेंगे तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई लैम्डा लैम्डा डैश इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा लैम्डा डैश मल्टीप्लाइड बाई एच का 1 पावर प्रेजेंट होगा एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, बाकी पार्ट कैंसिल आउट, लैम्डा लैम्डा डैश भी कैंसिल आउट हो गया। देन चेंज इन वेवलेंथ दैट इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ये आपको एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट।
डेल्टा लैम्डा इज नोन एज चेंज इन वेवलेंथ और कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये एक्सप्रेशन थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जीरो हो सकता है बट ऑल डायरेक्शन के लिए जीरो नहीं है। इट मींस डेल्टा लैम्डा नॉन जीरो क्वांटम मैकेनिकली ऑब्जर्व हो जाएगा। और जब ऑब्जर्व होगा तो आपको जो कॉम्पटन इफेक्ट के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो क्लासिकली ऑब्जर्व नहीं हो रहा था, क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन सिंगल कांसेप्ट यूज किया क्वांटम मैकेनिक्स में और ये आपको डेल्टा लैम्डा नॉन जीरो सम एंगल्स के लिए ऑब्जर्व हो जाएगा। सम एंगल्स पे जीरो हो सकता है बट ऑलवेज जीरो नहीं है। तो आपको ये एक्सप्रेशन क्वांटम मैकेनिकली ड्राइव किया है और क्वांटम मैकेनिकली इसी पार्ट को लैम्डा ये जो एक्सप्रेशन ये जो स्टेटमेंट ये 20 पार्ट हैं वो कॉम्पटन इफेक्ट को फर्स्ट टाइम कॉम्पटन साइंटिस्ट ने स्टडी किया है। इसलिए ये डेल्टा लैम्डा को कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट और ये जो राइट में h/m0c है, अगर आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू का यूनिट चेक करें तो यूनिट आपको इजीली कंफर्म हो रहा है। जितनी भी सीरीज होती हैं कॉस सीरीज, साइन सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज वो यूनिटलेस होती हैं। तो ये टर्म यूनिटलेस है। तो लेफ्ट साइड में जो यूनिट होगा वो वेवलेंथ का यूनिट है, वो एक ही कंडीशन में मिलेगा जब आपको h/m0c का यूनिट वेवलेंथ का यूनिट मिले। तो ये क्वांटिटी वेवलेंथ यूनिट में आएगा, इसलिए यहाँ पे इसको वेवलेंथ से कंपेयर करेंगे एंड दिस टर्म इज नोन एज कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ फॉर टारगेट। ये टारगेट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, मास टारगेट का है, इसमें इंसिडेंट फोटोन का कोई कंडीशन नहीं है इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए। तो टारगेट बेसिस ही टारगेट के लिए कॉम्पटन वेवलेंथ डिफाइन हो गया। तो जो कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट है डेल्टा लैम्डा, ये नोटेशन मैं नेक्स्ट पेज पे नोट कर रहा हूं। डेल्टा लैम्डा दिस इज द चेंज इन वेवलेंथ एंड दिस टर्म इज कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट। कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट, चेंज इन वेवलेंथ, lambda dash minus lambda. तो दिस एक्सप्रेशन डेल्टा लैम्डा कैन बी रिटन एज लैम्डा c 1 minus cos थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप कंपेयर करें तो दिस एक्सप्रेशन वेवलेंथ शिफ्ट डिपेंड्स ऑन स्कैटरिंग एंगल। दिस थीटा इज नोन एज स्कैटरिंग एंगल। जिस एंगल पे आफ्टर स्कैटरिंग फोटोन मूव करेगा इनिशियल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, दैट एंगल इज नोन एज स्कैटरिंग एंगल। तो वेवलेंथ शिफ्ट डिपेंड्स ऑन स्कैटरिंग एंगल। और जैसे ही आप थीटा की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे, थीटा को आप पाई लेंगे, थीटा को पाई/2 लेंगे, पाई/4 लेंगे, तो आप चेक कर सकते हैं डेल्टा लैम्डा नॉन जीरो मिलेगा। ओनली थीटा को अगर आप जीरो ले रहे हैं तो cos थीटा cos 0 1 बनेगा और 1 - 1 0 बन जाएगा। तो सम एंगल पे वो जीरो हो सकता है बट मोर एंगल्स पे वो नॉन जीरो है। और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए मैंने स्कैटरिंग के कंजर्वेशन लॉज को यूज किया है और आप चेक कर लीजिए यहाँ पे कहीं चार्ज का कोई रोल नहीं आया। ये डेरिवेशन में चार्ज का कोई रोल नहीं है। अगर आप इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को जो आप यहाँ पे एज्यूम किए हैं, आप इलेक्ट्रॉन के प्लेस पे कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल भी अगर आप एज्यूम करते तो इस डेरिवेशन के स्टेप में कोई चेंज नहीं होता, इस रिजल्ट में कोई चेंज नहीं होता। ओनली यहाँ पे इस पर्टिकुलर मास की वैल्यू चेंज हो जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है, बाकी नोटेशन वाइज रिजल्ट आपको फिर भी सेम मिलता है। तो इस डेरिवेशन में चार्ज का कोई रोल नहीं है। लेक्चर ओवर करने का टाइम हो गया। 8 तक का लेक्चर 6 to 8। यस सर। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन सर एक बार ये बता दो क्लासिकल में वेवलेंथ जीरो कैसे हो जाती है? सर एक बार ये बता दो क्लासिकल में वेवलेंथ जीरो कैसे हो जाती है, रिपीट कर दो। ये इंसिडेंट रेडिएशन का मैथमेटिकल फॉर्म है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। सर इसमें नहीं है, पर नीचे वाला रिपीट जो मैं पूछता जाऊं वो बताते जाइए तो डाउट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ये इंसिडेंट रेडिएशन का मैथमेटिकल फॉर्म है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और लीनियर फ्रीक्वेंसी न्यू है। यस सर। इस न्यू से वेवलेंथ आप बनाएंगे, आप c इक्वल्स न्यू लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का आइडिया है तो वेवलेंथ का आइडिया है। यस सर। अब यहाँ पे इस फोर्स से पार्टिकल एक्सीलरेट हो रहा है, उस एक्सीलरेशन की वजह से जो रेडिएशन इमिट होगा उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे। यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सपोज उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको फ्रीक्वेंसी चेक करना है। अब इस फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को चेक करने के लिए आप मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करेंगे। जो स्टेटमेंट मैंने आपको हिंट किया, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक्सीलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल इमिट रेडिएशन। अब जो रेडिएशन इमिट होगा उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जो इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। और इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी से मैच करती है? इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होंगी या नहीं होंगी? ये क्लियर हुआ है नहीं? जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी फोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी और फोर्स की फ्रीक्वेंसी किस पे बेस्ड है, किस पे डिपेंड करती है? इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे। वो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होगी और जब सेम फ्रीक्वेंसी होंगी तो मैटर पे आपने रेडिएशन इंसिडेंट किया, मैटर के आउटसाइड में जो मीडियम है, अगर वहां मीडियम एब्सेंट है तो मैंने फ्री स्पेस कंसीडर कर लिया, जहां से रेडिएशन इंसिडेंट किया था वो फ्री स्पेस है, तो फ्री स्पेस में ही रेडिएशन इमिटेड रेडिएशन भी मिलेगा, ऑब्जर्व होगा। और बोथ रेडिएशन के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको यहाँ पे नोट किया हुआ है। इससे जब आप फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करेंगे तो बोथ वेवलेंथ सेम आएंगी, और जब वेवलेंथ सेम आएंगी तो वेवलेंथ शिफ्ट क्या बनेगा? जीरो बनेगा।
क्लियर हुआ है नहीं जो पूछ रहे थे? यस सर। यस सर। बाकी जो पूछना है किसी और को पूछ लीजिए। सर आपने बोला था एक्सरेज ही क्यों लेंगे इसमें स्कैटरिंग के लिए? हाँ जी, मैं अभी आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ। हमने ये चेक करने के लिए, या जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने चेक करने के लिए सेम मटेरियल कंसीडर किया। मान के चलिए कोई मेटल का स्पेसिमेन ले लिया और मेटल के स्पेसिमेन पे विजिबल रीजन से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी साइड रेडिएशन की एनर्जी को चेंज करते जा रहा है। तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि लोअर एनर्जी रेंज में विजिबल रीजन में सेम मटेरियल से इलेक्ट्रॉन इजेक्शन डिटेक्ट हुए, बट जैसे ही हमने एनर्जी को आगे इंक्रीज किया हायर एनर्जी रेडिएशन साइड, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ऑब्जर्व नहीं हुआ। हमारा पहले से एक फोटोन था, उस फोटोन की एनर्जी में चेंज ऑब्जर्व हुआ, और जब फोटोन की एनर्जी में चेंज हो रहा है तो फोटोन की कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, फोटोन की सम एनर्जी में चेंज हुआ, फोटोन का पार्शियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड हो गया। तो पहले इंटरेक्शन से पहले भी फोटोन है और इंटरेक्शन के बाद भी फोटोन ऑब्जर्व हो रहे हैं जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑब्जर्व नहीं हो रहे थे। तो जैसे जैसे एनर्जी को इंक्रीज करते जाएंगे तो यहाँ पे एक जो फोटोन यहाँ पे प्रेजेंट थे, जो इनिशियली पहले फोटोन थे, जब इलेक्ट्रॉन को मान के चलिए यहाँ पे एनर्जी जो पहले जो एनर्जी आप ले रहे थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का बाइंडिंग एनर्जी था, अब एक्सरे जो एनर्जी है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा या किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सॉरी, पहले किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेक कर लीजिए। 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का आपने एनर्जी इंसिडेंट किया। इस एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो कंपेरेबल है या वेरी स्मॉल है? वेरी स्मॉल है। तो इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को फ्री कंसीडर करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो एनर्जी एक्सचेंज करेगा वो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की एनर्जी एक्सचेंज कर सकता था। बट जैसे जैसे आप लोअर एनर्जी रेडिएशन पे जाएंगे तब तो सिर्फ इन्हीं अमाउंट में एनर्जी वो एक्सचेंज करेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में जो पहले से प्रेजेंट था सेम मटेरियल के लिए। तो वहाँ पे तो जो इफेक्ट हम पढ़ रहे थे वहाँ पे लो एनर्जी के लिए तो कंप्लीट एब्जॉर्बेंस हो सकता है, बट कॉम्पोनेंट इफेक्ट में कंप्लीट थोड़ी करना है, हमें पार्शियल करना है, और पार्शियल करना है तो हायर एनर्जी साइड आपको एनर्जी का पार्शियल एब्जॉर्प्शन होता जाएगा। एक तो रीजन ये बना, और दूसरा रीजन क्या है कि जैसे जैसे आप आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली कंसेप्ट पढ़ेंगे जो आगे बताया जाएगा, सेम वेवलेंथ वाले ऑब्जेक्ट्स में ही इंटरेक्शन होता है। अब जो रेडिएशन है हमारा एक्सरे से जब आप वेवलेंथ फाइंड करेंगे, जिस ऑर्डर का वेवलेंथ बनेगा उसी साइज के पार्टिकल से वो इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन का आंसर एक आगे भी कंफर्म होगा, जब किसी मेटीरियल पार्टिकल को आप मूव कराते हैं तो उससे मैटर भी एसोसिएट होती है, और इसके डिटेक्शन के लिए आप कंपेयर करेंगे कि इंटरेक्शन सेम साइज वाले पार्टिकल्स में ही होगा। अगर हम कोई रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हैं तो उसी साइज के किसी मेटेरियल पार्टिकल से वो इंटरेक्ट करेगा। पहले जो वेवलेंथ विजिबल रीजन में फोटोन इंटरेक्ट कर रहा है वो एटम से कर रहा है, मैटर से कर रहा है, बट जैसे जैसे फोटोन की एनर्जी इंक्रीज करी तो उसकी वेवलेंथ घटेगी, तो उससे लोअर साइज वाले पार्टिकल से वो इंटरेक्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से इंटरेक्ट कर सकता है। इसलिए वहां पे एक्सरे कंसीडर किया, गामा रे से भी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फ्री क्यों कंसीडर किया मैंने साथ में उसको भी एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जो बाइंडिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का उस एनर्जी के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एज एन अप्रोक्सीमेशन इलेक्ट्रॉन को फ्री मान सकते हैं। और पूछना किसी को? सर जैसे हम एनर्जी रिड्यूस करते रहें तो हमको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल जाएगा सेम एक्सपेरिमेंट? देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक स्टेटमेंट बोला था कि हमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट मिलता है एक्सपेरिमेंट में। ऐसा हो सकता है कि पहले आप सपोज हायर की तरफ जाइए, हायर रेडिएशन, आपने हायर एनर्जी रेडिएशन इंसिडेंट किया, तो हायर एनर्जी रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन से स्कैटरिंग हुआ, अब की बार लोअर एनर्जी का फोटोन बना, लोअर एनर्जी का फोटोन बना, एक आगे एक और यहाँ पे फिनोमेना की पॉसिबिलिटी होती है पेयर प्रोडक्शन की। अगर और भी हायर एनर्जी का रेडिएशन डालते तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर बनता, फिर वहाँ से जो अनदर फोटोन डाले वो कॉम्प्लेक्स इफेक्ट करता, एनर्जी रिड्यूस हुई, फिर से उस मैटर से अगर वो इंटरेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन भी करा सकता है। तो सेम इंटरेक्शन में हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बन सकता है, कॉम्प्लेक्स इफेक्ट भी बन सकता है। अगर हमने एनर्जी 1.02 MeV से हायर एनर्जी रेडिएशन डाला तो पेयर प्रोडक्शन भी बन सकता है। क्लियर हुआ? ओके सर। बट हम थियोरेटिकली जो पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ सिंगल इवेंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक साथ मिक्स केस नहीं पढ़ सकते। हम उसकी प्रोबेबिलिटी मोर प्रोबेबिलिटी लेके चल रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% लेके चल रहे हैं, वो दैट टाइम पे बाकी प्रोबेबिलिटी को हमने जीरो मान लिया। बट एक्सपेरिमेंट में हमें मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, हमें थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे इस थियोरेटिकल रिजल्ट से। हेलो सर। हाँ जी सर, आपने लिखवाया वहाँ पर स्टेटमेंट में नोट करवाया कि जब स्केटर वेव होती है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। हाँ जी सर, इसका कोई रीजन? देखो, ये बताइए, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े होंगे ग्रेजुएशन लेवल पे या पीजी लेवल पे? यस सर। आपने स्टार्क इफेक्ट पढ़ा हो? हाँ सर। पढ़ा है? हाँ सर, पढ़ा है। वहाँ पे भी स्कैटरिंग होती है? हाँ सर। आप ये मान लीजिए एक और इफेक्ट पढ़ा होगा आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जहाँ पे आपको स्टॉक्स लाइन और रेले लाइंस मिलती हैं, वो भी स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग डिफरेंट ब्रांचेस में पढ़ेंगे। रिकॉल हो रहा है पॉइंट या नहीं? रामन स्कैटरिंग। रमन स्कैटरिंग। रामन स्कैटरिंग रिकॉल हुआ? तो रमन स्कैटरिंग में आप चेक करिए, आपको स्टॉक्स और एंटी स्टॉक लाइंस मिलती हैं। यस सर। स्टॉक लाइन और एंटी स्टॉक लाइन के लिए वेवलेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ये तो पता है? सर, जो पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो आप ये सेम रीजन यहाँ पे लीजिए, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में है और एनर्जी अब्सॉर्ब करके हायर स्टेट में जाएगा। जब हायर स्टेट में जाएगा तो फोटोन की एनर्जी डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई? सर, इंक्रीज हुई।
फोटोन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की नहीं, फोटोन की एनर्जी डिक्रीज सर, डिक्रीज हुई तो फोटोन का वेवलेंथ आफ्टर स्कैटरिंग क्या होगा? इंक्रीज होगा सर, इंक्रीज करेगा। बट अगर हम यही मान लेते, अभी मैंने एक वर्ड बोला था, कुछ एक स्टूडेंट ने साथ मैसेज भी किया था कि वेवलेंथ डिक्रीज क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट में पहले ही बोल दिया कि मैं डायरेक्ट कंपाउंड इफेक्ट की बात कर रहा हूं, जहां वेवलेंथ इंक्रीज होगा। एक इनवर्स कंपाउंड इफेक्ट होता है जहां पे वेवलेंथ डिक्रीज भी हो सकता है। डिक्रीज कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन पे पहले से हायर एनर्जी है और फोटोन से इंटरेक्ट करे और सम एनर्जी फोटोन को ट्रांसफर कर दे। फोटोन को ट्रांसफर कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन पहले से एक्साइटेड स्टेट में है और डीएक्साइट होके वो लोअर स्टेट में आ जाए। जो फोटोन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो फोटोन की एनर्जी आफ्टर स्कैटरिंग इंक्रीज हो गई, और इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज। बट दैट इज नॉट डायरेक्ट कंपाउंड इफेक्ट, दिस इज इनवर्स कंपाउंड। ओके सर, इसको रिलेट कर सकते हैं आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ठीक है। तो स्कैटरिंग सेम सिमिलर स्कैटरिंग डिफरेंट पार्ट में पढ़ते हैं। आपने डिफरेंट नेम पढ़े होंगे स्कैटरिंग के लिए। थॉमसन स्कैटरिंग भी एक वर्ड आता है। थॉमसन स्कैटरिंग में वेवलेंथ चेंज नहीं होता, ठीक है। ओके सर, वो एनर्जी पे और डिपेंड करता है कि किस मैटर से, किस मेटल पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहा है और किस रेंज में है फोटोन। और पूछना है किसी को? सर इसके नोट साइट पर नहीं डाले क्या? ये तो ऑफिस वाले बताएंगे। बाकी आप मेरा सजेशन ये है, अगर आपने मेरा दिसंबर में एक लेक्चर हुआ था, देखो कोशिश ये करें मेरा जो लेक्चर है आप उससे अपने नोट्स प्रिपेयर करें। सर वो तो किए, लेकिन कहीं कोई स्लाइड में मिस हो जाता है तो मुझे बता दीजिए, मैं स्लाइड शो कर देता हूं। ठीक है सर, ठीक है। मैं लास्ट से लेके वीडियो लेक्चर वॉच करने का ऑप्शन है, उसको वॉच करके फिर से उसका कर ले अपना काम। तो नहीं, अगर नहीं देखना है तो मैं लास्ट से एक बार फर्स्ट तक स्लाइड शो कर देता हूं, जिसको जो छूटा है वो देख लीजिएगा। सर आपने इसमें जो बोला था ना, जो मतलब हम लोग क्यों एक्सरे क्यों यूज करते हैं, वो आप बोलते बोलते मैं थोड़ा स्कैटर हो गया, तो आप उसको थोड़ा और एक बार मतलब समराइज कर सकते हो? देखो मैंने ये बताया कि जब तक आप मटेरियल का रेफरेंस नहीं लेंगे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते कि किस रेडिएशन से स्कैटरिंग होगी, किस रेडिएशन से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, किस रेडिएशन से पोयर प्रोडक्शन बनेंगे। पहले आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैंने यही बताया कि मैं मेटल का रेफरेंस ले रहा हूँ। तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का आप रेडिएशन इंसिडेंट कराएंगे तो वहां फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की मोड प्रोबेबिलिटी होगी, जो मैंने डिस्कस कर दिया। अब जैसे जैसे एनर्जी को आप इंक्रीज करते जाएंगे तो हमें जो एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट ऑब्जर्व हुए वो ऑब्जर्व होते हैं हाई एनर्जी साइड, और हाई एनर्जी साइड गामा रे भी हो सकता था, उससे और भी हाई एनर्जी के रेडिएशन मिल सकता है, ठीक है। तो जो मेटल का केस है, मेटल के केस में हमें मोर नंबर ऑफ स्कैटर्ड फोटोन ऑब्जर्व हुए एक्सरे के लिए। और रीजन क्या है कि जब आप आगे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते जाएंगे, अभी तो सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स का सिंगल कांसेप्ट पढ़ा है आपने, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन, तो एक आगे डी ब्रॉगली कांसेप्ट आता है। तो जैसे जैसे आप एनर्जी फोटोन का इंक्रीज करेंगे तो उसका वेवलेंथ का ऑर्डर डिक्रीज होता जाएगा, और वेवलेंथ का ऑर्डर डिक्रीज होने से पहले जिस साइड से वो इंटरेक्ट कर रहा था, अब की बार लेस साइड से इंटरेक्ट करेगा। तो आप बताइए, पहले इलेक्ट्रॉन बाउंड है तो वो स्पेसिमेन या एटम से इंटरेक्ट कर रहा है फोटोन, जिससे वो जेट कराएगा फिर उसको। अब की बार एक रेफरेंस ले लीजिए जिस एटम समझने के लिए, एटम और इलेक्ट्रॉन में किसका साइज स्मॉल है? इलेक्ट्रॉन का। तो हाई एनर्जी साइड में किससे इंटरेक्ट करेगा वो? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और एक और रीजन है क्योंकि पहले जो हम एटम को इलेक्ट्रॉन को बाउंड ले रहे थे, उस बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम कराने के लिए इंटरेक्शन कर रहे थे। अब की बार इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कंट्रीब्यूट ही नहीं करती, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्री है, और जब फ्री होगा तो मैटर में इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उन्हीं से तो इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। बहुत सारे रीजन से जिनसे आप रिलेट करेंगे, बट ऐसा नहीं कर सकते कि हम ओल्ड क्वांटम थ्योरी से ही इसको रिलेट कर पाए। हम धीरे धीरे क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो जरूरत की चीजें वही सीख रहे हैं, ठीक है ना। सर एक बार वो जो क्वेश्चन कराए थे ना आपने क्वांटम मैकेनिक्स से पहले, वो स्लाइड दिखा दीजिए जो मैंने क्वेश्चंस नोट कराए, ये वाले या उससे पहले वाले? ये वाले सर, यही स्लाइड चाहिए इससे पहले? सर दोनों ही केस में एनर्जी किसकी ज्यादा आएगी, कॉम्पटन इफेक्ट में और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में? फिर से बोलिए। कॉम्पटन इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उन दोनों ही केस को अगर कंपेयर करें तो जो एनर्जी आ रही है आफ्टर एक्सपेरिमेंट वो किसमें ज्यादा आएगी? किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की? सर जो मतलब जैसे हाँ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कॉम्पटन इफेक्ट में ज्यादा होगी। ओके सर। आपके बाद आप, हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, आप प्लीज बुक्स बता दो कि कौन कौन सी रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में अटेंड किया था ना हमने, 10 जैन वाले बच्चे हैं। देखो मैं एक सजेशन देता हूँ सभी को जो प्रेजेंट हैं अभी। अगर आपको लेक्चर अटेंड करने में प्रॉब्लम है तो कोई भी ग्रेजुएशन लेवल्स या पीजी लेवल या 12th लेवल, जहाँ पे भी वो टॉपिक आपने पढ़ा हो, जो बुक आपको आसान लगती है वहां से एक बेसिक आइडिया ले आइए। एग्जाम के लिए जो रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, बट मेरा लेक्चर अगर आपको अटेंड करने में प्रॉब्लम है तो कोई भी बेसिक बुक से आप उसका एक बेसिक हिंट ले आइए। अगर आपको आगे हो सकता है कि अपने इंटरव्यू के पर्पज से या आपको कहीं आगे पढ़ाने का मौका मिले उसके पर्पज से बुक पूछना है तो मैं बुक बता सकता हूँ, बुक बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप आने वाले एग्जाम की जो नेट पेपर या गेट पेपर की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर लेक्चर फॉलो हो रहा है तो मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे लेक्चर से आपके एग्जाम के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बुक पढ़ने का बेनिफिट भी है, लॉस भी है।
बेनिफिट क्या है कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे एक्स्ट्रा चीजें हो सकता है आप वहां से गेन कर पाएंगे। लॉस क्या है, क्योंकि आपको एक सिंगल बुक का, किसी न्यू बुक का आपको ऑल सेंटेंस ऑल पैराग्राफ पढ़ने पड़ेंगे। तो एक क्वांटम मैकेनिक्स या कोई भी टॉपिक की बुक्स को पढ़ने में आपको मोर देन 2 मंथ्स लग जाएंगे, और मोर देन 2 मंथ्स लगेंगे तो हो सकता है कि आपको एक 1% कोई न्यू कॉन्सेप्ट्स आप सीख पाएं, बट जो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड हैं उनमें आपका गेन नहीं हो पाएगा। 2 मंथ्स में हो सकता है कि आपको एग्जाम के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर पाए, बट यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो मेरे लेक्चर से मोर देन 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और लेस टाइम हो जाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको मेरा लेक्चर कवर होता है तो इधर उधर बुक पे ना जाइए। मैं एग्जाम के जितने क्वेश्चंस हैं उनको आप रेफरेंस लीजिए, मेरे मेथड को रेफरेंस लीजिए। अगर आपको मेरे मेथड में डाउट लगे, क्वेश्चन को आंसर्स को कैलकुलेट करने में डाउट लगे, ठीक है, तब आप बुक की तरफ जा सकते हैं। बाकी फिर भी आपको अगर बुक चाहिए का नोट करना है। हाँ जी, हाँ सर वही पूछ रहे थे, केएमपी पर्पस के लिए बता दो सर बुक्स। देखो एक ये मोर पॉपुलर बुक है जेटली, इसमें नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का मोर सिलेबस है और इसमें 16 एग्जाम्पल्स भी हैं जो एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। अगर आपको एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा, तो अजय घटक वाली बुक है शायद, इसमें अनदर राइटर भी है, घटक एंड लोकनाथन कुछ करके है शायद। अगर आपको स्पिन पढ़ना है तो ग्रिफिथ वाली बुक है एन इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से। अगर आपको स्कैटरिंग पढ़ना है, बट इस बुक का एक ड्रॉबैक भी है जो मैं आपको यहाँ पे नोट करूंगा, आप कोई भी इसका एक चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। एल आई शिफ्ट के नाम से सर, स्पेलिंग आप चेक कर लेंगे, ठीक है। बट मेरा सजेशन यही है, अभी तो मेरा अब 2 लेक्चर्स हुए हैं, आपको क्वांटम मैकेनिक्स का जैसे स्टार्ट है, इस टॉपिक जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं ये स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर्स में सम स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप लोग एमएससी लेवल तक चले जाते हैं, इन टॉपिक्स को छोड़ते जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितना आपको आने चाहिए, सीखना चाहिए। क्यों? आप इंटरव्यू में बताने लगेंगे मेरा क्वांटम मैकेनिक्स स्ट्रांग है, और आपसे इंटरव्यू में जो मेंबर्स होंगे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से आता होगा, तो क्यों ना ओल्ड क्वांटम थ्योरी से स्टार्ट किया जाए। और आप क्या करते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, ज्यादातर श्रोडिंगर इक्वेशन या वेव फंक्शन से स्टार्ट होता है, और जो न्यू क्वांटम थ्योरी है आप ओल्ड क्वांटम थ्योरी को छोड़ते जाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ ओल्ड क्वांटम थ्योरी से ही। जैसे ही डी ब्रोगली कांसेप्ट और वेव फंक्शन आएगा, सिलेबस तो वहां से स्टार्ट होगा आपका मोर इंपोर्टेंट सिलेबस, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी बनेगा क्योंकि आप वेव फंक्शन पढ़ते आए हैं, ठीक है सर। इधर सर ईपीआर पैराडॉक्स, बेल्स इनइक्वालिटी, मतलब इस साइट्स को कवर करने के लिए बुक बताइए थोड़ा। ये मैंने अभी भाई कोई मोर पॉपुलर बुक नहीं पता है इसका, क्योंकि मैं तो ये जो सजेस्ट किया हूँ सिर्फ अपने जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सजेस्ट किया हूँ। क्वांटम मैकेनिक्स में ईपीआर नहीं है। देखो क्वांटम मैकेनिक्स ब्रॉड सब्जेक्ट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में हो सकता है वो आपको मिले। जो पूछ रहे थे सुन पा रहे हैं? हाँ सर बताइए। ठीक है, जो सिलेबस है नेट गेट और टीआईफर, जो भी सिलेबस के लिए मैं यहाँ पर कंपटीशन के क्वेश्चंस कराऊंगा, उनमें कहीं किसी सिलेबस में क्वांटम मैकेनिक्स से ईपीआर नहीं है। सर उधर सर ग्रिफिथ्स का लास्ट में जो कहीं दे सकता है, कहीं बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स, कुछ राइटर्स कुछ पब्लिकेशंस क्या टारगेट करते हैं कि वो क्वांटम मैकेनिक्स और के साथ उसके एप्लीकेशंस बताएं, ठीक है। ऐसे तो कहीं कहीं न्यूक्लियर फिजन भी एक्सप्लेन किया होगा, न्यूक्लियर डिके भी एक्सप्लेन किया होगा क्वांटम मैकेनिक्स से। मैंने कल भी बोला कि क्वांटम मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की जितनी ब्रांचेस हैं सब में क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होता है, बट वो जरूरी थोड़ी कि आपके सिलेबस में यहाँ पे हो, ठीक है ना। नहीं सर, असल में वो सब चीज पढ़ के भी अच्छे से समझ में नहीं आता, इसलिए मैं एक सिंगल सा सेंटेंस बताऊं, अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स इंडिविजुअल कैंडिडेट के हिसाब से पढ़ाने लगूंगा तो मुझे तो कई साल चाहिए पढ़ाने के लिए ना। क्वांटम मैकेनिक्स खत्म थोड़ी हो गया, उस पर रिसर्च भी चल रहा है। तो यहाँ पे तो मैं जस्ट उन्हीं पॉइंट को हिंट करूंगा ना जो एग्जाम जिसकी हम प्रिपरेशन करा रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल हो। हाँ सर, ओके सर, ठीक है ना। और पूछना किसी को? पूछना है तो बोलिए, नहीं तो मैं एग्जिट करता हूँ। नो सर, थैंक यू सर।